जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त अरुण सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पुस्तक पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हर दिन तरह आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज आप लोग का जो है कि कक्षा 11 का यूनिट 3 से संबंधित आपके जो क्वेश्चन लाए गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि यूनिट 3 आपका समाप्त हो गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोगों ने कई चीज़ों को पढ़ा था, मेनली भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में हम लोगों ने विशेष रूप से देखा था। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था, कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत है कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत है उनके बारे में अध्ययन किया था। तो उसी जो संबंधित आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं, लगभग आज के जो क्वेश्चन है उनकी संख्या 66 है ना। 66 संख्या है, 65 66 के लगभग में है। तो 66 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं, है ना। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग आराम से सोच समझ के आप लोग आंसर करिएगा, है ना। आंसर करिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपके कुछ सरल भी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ कठिन भी हो सकते हैं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे पृथ्वी का आंतरिक संरचना से ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जो है कि अब सॉल्व करते हैं। तो सभी भाइयों को एक तरफ से है वेरी वेरी गुड इवनिंग, सब लोग को गुड इवनिंग। और सब लोग भाई एक बार जुड़ जाइए और अपनी तैयारी बेस्ट करिए, है ना। और देखिए कि क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या जा रहा है, बताना क्या है ना। उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सभी भाइयों को जो है कि गुड इवनिंग। आनंद जी को, सुनीता गंगवार जी को, नीरज जी को और मधु जी को, सबको जो है भैया गुड इवनिंग, भैया गुड इवनिंग, है ना। चलिए सब लोग, तो एक बार जितने भी भाई हमारे हैं एक बार जरूर आप लोग शेयर करिएगा, एक बार जरूर आप लोग शेयर करिएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है ना। बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का जो कलेक्शन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कलेक्शन है ना। तो एक बार जरूर आप लोग शेयर करिएगा, है ना। एक बार जरूर आप लोग शेयर करिएगा, कि शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक भाई हमारे जुड़ सके, है ना। और चलिए हमने भी शेयर एक बार तो कर दिया, है ना। और आप लोग भाई भी शेयर कर देंगे अच्छे से, जितने भी भाई बहन हैं हमारे, है ना। चलिए तो फिर हम लोग अब देखते हैं आज के सेशन को, ठीक है ना भैया। जी भैया, राकेश जी गुड इवनिंग आपको, तन्मय जी गुड इवनिंग, है ना। सब लोग को गुड इवनिंग। चलिए अब देखते हैं आप लोग का जो है कि क्वेश्चन आज का बहुत चमकता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जरा बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा जरा बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बात किया है, किसके बारे में, प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं जरा बता दीजिए आप लोग। पहला ही क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, एकदम सीधे सीधे एनसीईआरटी के लाइन से लिख दिया गया है, सीधे सीधे एनसीईआरटी के लाइन से लिखा गया है। अब आप लोग आंसर करेंगे। कह रहे हैं कि धरातली चट्टान है, ज्वालामुखी उद्गार है और भूकंपीय क्रियाएं हैं, उल्का पिंड है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो आपके भूकंपी है, उल्का पिंड है, ये जो है कि अप्रत्यक्ष है। क्या भैया, ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष स्रोत है ना, अप्रत्यक्ष स्रोत है, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपके दो है, धरातली चट्टान और ज्वालामुखी, ये जो है कि प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आते हैं, है ना। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत है, मतलब 1 और 2 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग दे रहे हैं भाई जरा बता दीजिए आप लोग, है ना। क्या आप लोग दे रहे हैं जरा बताइए। 1 2 3 आप लोग राकेश कर रहे हैं, है ना। और लोग को तो अभी आंसर आया नहीं है ना। और लोग का तो आंसर आया नहीं है, जरा बताइए आप लोग खटाखट, है ना, बताइए आप लोग। और चलिए ठीक है, ऐसे कर ले रहे हैं, बताइए आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। ए राइट आंसर जाएगा, बिल्कुल मधु जी का आ रहा है, नीरज जी का आ रहा है जी भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग दूसरे का। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के अप्रत्यक्ष, उस बार प्रत्यक्ष पूछा था, इस बार अप्रत्यक्ष पूछा गया। क्या भैया, अप्रत्यक्ष पूछा गया। उल्का पिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप।
कौन कौन से अप्रत्यक्ष हैं? ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष यदि हम लोग बात करें तो ये सभी के सभी कैसे हैं भैया? अप्रत्यक्ष के स्रोत हैं। कैसे हैं? अप्रत्यक्ष। सीधे सीधे एनसीईआरटी एकदम डिट्टू लाइन लिखा गया है, कोई बदलाव नहीं है। मतलब राइट आंसर क्या मिल जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दूसरे का डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक किसी भाई ने आंसर नहीं किया है ना? डी आपके बिल्कुल। नीरज जी का आ रहा है आंसर, है ना? बिल्कुल मधु जी का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आप लोग जो है कि तीसरे का राइट आंसर देंगे। तीसरा कह रहा है कि एक तरफ कथन है और दूसरा कारण है। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। फिर कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर धरातल में गहराई बढ़ने के साथ तापमान, दबाव और घनत्व में वृद्धि होती है। अब बता दीजिए, कथन कारण क्या दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं, या कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं? कथन सही है कारण गलत है, या कारण सही है कथन गलत है? जरा आप लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। देखें, तीसरे का बी आ रहा है नीरज जी का, है ना? और बी में क्या लिखा है? कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? बी, है ना? बिल्कुल बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, वो अलग मैटर है ना? वो अलग मैटर का मतलब ये है कि वहां पर से हम देखें कि पृथ्वी है तो जानते होंगे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी भी जानते होंगे कि आपका मान लेते हैं कि ये आपका क्या भैया जो है कि भूमध्य रेखा है। और जानते हैं कि पृथ्वी पे जो है कि पृथ्वी यदि हम लोग बात करें तो पृथ्वी जो है कि ये जो ध्रुव है क्या है? ऐसे चपटा है। और यहाँ भी ध्रुव कैसा है? आप लोग जानते होंगे कि चपटा है। कैसा है भैया? चपटा है। और चपटा है तो एक केंद्र के पास ज्यादा है ना? तो जब केंद्र के पास ज्यादा होगा तो उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा लगेगी, है ना? तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, जबकि भूमध्य रेखा पे कम हो जाएगा। ये तो आपका वो पास होने की वजह से है, ये पास होने की वजह से होता है। और ये अलग मैटर है कि नीचे जाने पे तापमान क्या होता है? बढ़ता है। तो बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, और बेहतरीन तरीके से आप लोग दे भी रहे हैं, बहुत अच्छा। आगे बढ़ेंगे, है ना? आगे बढ़ेंगे, अब बताएंगे आप लोग जो है कि चौथे का राइट आंसर। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जरा विचार करिए और बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं, है ना? फिर दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है अधिकेंद्र, ईपी सेंटर कहते हैं। तीसरा कह रहा है कि सबसे पहले भूकंपी तरंगों का उद्गम केंद्र, है ना? उद्गम केंद्र पर जो है कि भूकंपी तरंगों का उद्गम केंद्र पर महसूस किया जाता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? या सोच समझ के आप लोग आंसर दीजिएगा, है ना? अब कह रहा है कि केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 है, केवल 1 और 3 है, केवल जो है कि 1 2 3 सभी है। जब बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जानिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ऊर्जा निकलती है, निकलने के कारण भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती है, बात सही है। कह रहा है पृथ्वी का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, जहां से ऊर्जा निकलती है अधिक केंद्र कहते हैं भैया। जहां से ऊर्जा निकलती है उसे अधिक केंद्र नहीं बल्कि उसे फोकस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फोकस के नाम जानते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सबसे पहले भूकंपी तरंगों का उद्गम केंद्र, है ना, पर महसूस। भैया उद्गम केंद्र महसूस नहीं किया जाता है ना? महसूस कहाँ करते हैं? ध्यान देगा जो है कि ईपी सेंटर मतलब अधिक केंद्र पे। किसे भैया? अधिक केंद्र में महसूस किया जाता है। क्या? ईपी सेंटर महसूस किया जाता है, न कि इससे ये भी आपका कथन क्या हो गया? गलत हो गया। केवल आपको क्या मिल गया? 1 ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, है ना? बहुत सही। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आप लोग जो है कि पांचवें का राइट आंसर। जरा बताइए पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहे कि भूकंपी तरंगों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। जरा विचार करिए और बताइए। कह रहे कि प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल तथा दुर्बल मंडल में आते हैं। दूसरा कह रहा है कि भूकंपी तरंगे बॉडी वेव उद्गम केंद्र से ऊर्जा के
मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। फिर तीसरा करा है कि भूगर्भीय तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण धरातलीय तरंग उत्पन्न होती है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 उसमें से सभी। सोच के आप लोग बताइएगा क्या राइट होगा। ध्यान दीजिएगा एक बात, आप लोग का जो कह रहा है कि जो प्राकृतिक भूकंप की उत्पत्ति होती है स्थल मंडल और दुर्बल मंडल। भैया ध्यान दीजिएगा, दुर्बल मंडल को क्या बोलते हैं? दुर्बल मंडल को क्या बोला जाता है? तो उसे बोलते हैं स्टेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं भैया? स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, या इसी स्टेनोस्फीयर के। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि आपका किसका उत्पत्ति होता है? आप लोग एनसीईआरटी में सीधे सीधे लाइन पढ़े होंगे, यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। किसका? ज्वालामुखी, है ना? ज्वालामुखी का उद्गार होता है ना? और आपका जो लिथोस्फीयर है, क्या है? जो आपका लिथोस्फीयर है, इससे जो है लिथोस्फीयर है ना, जो लिथोस्फीयर है, यहां से जो है कि आपका भूकंप की उद्गम होता है। अर्थात यहां से लगभग 200 किलोमीटर गहराई से हो जाता है। तो आपका ये मतलब इस तरह से आपका ये वाला जो कथन हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, है ना? फिर दूसरा कह रहा है कि भूगर्भीय तरंगे बॉडी वेव उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त करते होने के दौरान पैदा होती, बिल्कुल पैदा होती है। जब आपका ध्यान दीजिएगा, जब आपका पी तरंगे, पहली तरंगों का निवास जो होता है पी तरंगों का होता है। जब पी तरंगे इस तरह से इसमें ये जब आगे पीछे करती है, क्या करती हैं? आगे पीछे जब करती है, मतलब जब चट्टानों में इसमें क्या होता है? फैलाव और सिकुड़ाव होता है। जैसे जब चट्टाने ऐसे, जब कोई भी मिट्टी, जैसे आपके कहा जाए मिट्टी, गीली मिट्टी है, उसमें दबाव दीजिए तो ऊपर की ओर भागेगी, और जब ऊपर की ओर भागेगी तो यहां से एक तरंग का निर्माण होगा, यहां से एक तरंग का निर्माण होगा जो कि ऊपर की ओर ऐसे जाएगी, और ऊपर को जाएगी तो प्राथमिक तरंग इसमें जो 90 डिग्री कोण बन गया, 90 डिग्री जो कोण बनना है इसी से तो बना है, प्राथमिक तरंगों से तो इसकी उत्पत्ति हो रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस तरह से भैया इसकी बातें तो सही है, मतलब आपका सेकेंड वाली लाइन सही कह रहा है। अब तीसरा कह रहा है कि भूगर्भीय तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण, है ना, अन्योन्य क्रिया कारण जो है भैया आपका जो है लॉन्ग वेव्स धरातलीय तरंग का निर्माण होता है। बिल्कुल बातें आपके सही है, मतलब आपका पहला गलत हो जाएगा, 2 और 3 कर लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग बताइए, है ना? डी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, नहीं बी हो जाएगा, है ना? और मैक्सिमम लोग बी बताए हैं, है ना? स्टेनोस्फीयर, हाँ स्टेनोस्फीयर ज्वालामुखी है, बिल्कुल नीरज जी, है ना? बिल्कुल भैया, कुबर जी गुड इवनिंग आपको, है ना भैया? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताएंगे आप लोग जो है कि छठे का राइट आंसर बताएंगे। छठे का राइट आंसर सोच के बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है जरा बताइए। कह रहा है कि तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, पी तरंगे, अच्छा यहाँ पी लिखा है, पी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंगों जैसी होती है, और पी तरंगे ठोस, तरल एवं गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। कौन सा कथन गलत है जरा बताइए। जानते होंगे पी तरंगों पर सबसे पहले पहुंचती है, बिल्कुल भैया, इसकी जो गति होती है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, इसलिए किसी भी स्थान में पहले पहुंचती है, बिल्कुल बातें सही है। पी तरंगे की प्रकृति प्रकाश तरंग नहीं भी, प्रकाश तरंग को यस तरंगे कहते हैं, क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेव कहते हैं। बल्कि यहाँ पे ध्वनि तरंग आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? इसे ध्वनि तरंग के नाम से भी जाना जाता है, या संपीड़न तरंग के नाम जानते हैं, या अनुदैर्घ्य तरंग, हाँ अनुदैर्घ्य तरंग के नाम जानते हैं, क्यों? देशांतर लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो एक आपका बातें क्या है? गलत है। पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में चलती हैं, क्यों? बिल्कुल बातें सही है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। असत्य बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वही क्या है? गलत है। और सभी भाई एक तरफ से बी लगाए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल मधु जी, कि यस तरंगे जो होती हैं वो प्रकाश तरंगे कहलाती हैं, बिल्कुल। उसे अनुप्रस्थ भी बोला जाता है, भी आगे मिलेंगे भी क्वेश्चन, है ना? साथ देखिए, करा भूगर्भिक यस तरंगे, है ना? भूगर्भिक
यस तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यस तरंगों के बारे में आप लोग को ढूंढना है कि कौन सा कथन असत्य लिखा गया है, जरा बता दीजिए आप लोग ढूंढ करके। कह रहे यस तरंगे धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। ये तरंगे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से चलती हैं। यस तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं क्योंकि इनमें शैलों का विस्थापन होता है। जानते होंगे कि भैया सबसे जो विनाशकारी होती है वो होती है यल तरंग। कौन सा भैया? यल तरंग सबसे विनाशकारी होती है, आप लोग जानते होंगे। यस तरंगे में क्या होता है? उभार और गर्त का निर्माण होता है। क्या भैया? इससे उभार और गर्त निर्माण होता है, ज्यादा विनाशकारी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये बातें आपका सही, ये बातें सही, ये गलत रहेगा। असत्य बताना है, केवल क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब डी राइट आंसर। बहुत बेहतरीन आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल। चले आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आप लोग जो है कि 8 का करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जरा विचार करिए और बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। करें पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होती है। फिर दूसरा कह रहा है कि यह तरंग जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाता है ना। और उपरोक्त में से कथन सत्य बताना। अभी आप लोग को बताया गया कि जो पी तरंगे होती हैं भैया, ये जो है कि दोनों तरफ मूव करती हैं। क्या करती हैं? इस तरह से दोनों तरफ जो है कि चलती हैं। और जब दोनों तरफ चलती हैं तो जिस दिशा में जा रही हैं उसी दिशा में अपना कंपन भी करती रहती हैं। तो बिल्कुल बातें सही है। ऐसा बताया यस तरंगे में क्या होता है भैया? उभार और गर्त बनता है, इस तरह से बनता है। दोनों बातें आपकी क्या है जो है कि सत्य है, मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? सी राइट आंसर। 8 का सी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल नीरज जी कि लव बहुत विनाशकारी होता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना जी, है ना, बहुत सही आप लोग आंसर कर रहे हैं सब लोग, है ना। आगे बताएंगे, इसमें सी हो जाएगा, है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 दोनों बातें सही हैं, है ना। क्या कर बी कर दिए हैं क्या सब लोग? 8 का बी कर दिए, केवल 2 पी तरंगे कंपन की दिशा में संचरण करती है। बिल्कुल भैया एकदम लाइन लिखा है, उसको एकदम लाइन लिखा है, इसी के तरंग में चलती हैं। जैसे जिस दिशा में चल रही है ना उसी दिशा में भी चलती रहती है, ऐसे एकदम सही चल रहा है इसमें, है ना। जो कि समानांतर चलती है, बिल्कुल संचरण करती है समानांतर, है ना। और सब इसमें लग रहा है धोखा खा गए क्या, है ना, सब लोग धोखा खा गए बी बता करके। बी नहीं होगा, सी 1 2 दोनों सही हो जाएगा, है ना, 1 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताएंगे आप लोग 9 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार कीजिए, सही सही विचार करिएगा, है ना। कहना कि जिन क्षेत्रों में भूकंपी तरंगे अभिलेखित हो जाती हैं उन क्षेत्रों को भूकंपी छाया क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा कहना पी तरंगों का छाया क्षेत्र यस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। उपरोक्त में से कथन सत्य बताना है, सत्य जरा बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जानते होंगे यहां कह रहा है कि जिन क्षेत्रों में भूकंपी तरंगे अभिलेखित हो जाए, जब अभिलेखित हो ही जाएंगे तो भैया छाया कैसे बनेगा, छाया कैसे बनेगा। तो ये तो बातें सेंटेंस गलत लिखा गया है। अभिलेखित हो जाते हैं तो उन भैया जहां जिन क्षेत्रों में भूकंपी तरंगे नहीं पहुंचती है उसे ना भूकंपी छाया क्षेत्र कहते हैं। तो ये बातें आपका गलत हो गया। फिर कह रहा पी तरंगों का छाया क्षेत्र यस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक होता है। ये भी बातें क्या है, गलत लिखा है। कैसे गलत लिखा है जरा समझिएगा। जैसे मान लेते ये आपका क्या है, एक वृत्त है, क्या भैया, एक आप लोग वृत्त देख रहे हैं। अब इसमें यदि हम लोग बात करें, इसमें यदि हम लोग बात करें, जैसे आपका यहां से तरंग यहां पर गया, तो यहां जो तरंगे आपका आ रही हैं तो मान लेते हैं यहां से आपका इस तरह से आ रही है ना, इस तरह आपका आ रही है। तो जो इस तरह से बन रही है, तो जो आपका ये तरंगे जो बनेंगी, है ना, जो ये तरंगे आपका बनेंगी, ये यहां देखा जाए तो मान लेते हैं 105 डिग्री है, और यहां पे देख लिया जाए तो 105 डिग्री है। 105 से 145 वाला जो डिग्री बनना है, यहां पे देखा जाए 145 वाला, ये जो है कि आपका पी और यस दोनों के लिए क्या है, छाया क्षेत्र है। लेकिन
जो आपका यहाँ पे जो तरंगे आती हैं वो सिर्फ कौन से आ पाती हैं, पी तरंगे ही आ पाती हैं। और पी तरंगे आ पाती हैं, यहाँ पे पी तरंगे कर पाती हैं। जबकि यस तरंगे देखा जाए आप लोग का, फिर आप देखिए यहाँ पे यदि यस तरंगों की हम लोग बात कर ले, है ना, यस तरंगों की बात कर ले, तो यस तरंगे यहां से यहां तक जो है कि क्या रहती हैं, अब्सेंट रहती है। कल ही बताया गया था ना, अब्सेंट रहती हैं। तो सबसे अधिक एरिया किसका मिला, 105 से 105 तक किसका मिल रहा है, यस। तो कह रहा है यस तरंगों की छाया क्षेत्र जो है कि अधिक विस्तृत होता है ना। पी तरंगों की छाया क्षेत्र से, गलत हो रहा है क्या, जरा पढ़िए तो। कह रहा है कि पी तरंगों छाया क्षेत्र से यस तरंगों के छाया क्षेत्र से, सॉरी, पी तरंगों का छाया क्षेत्र यस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक नहीं होता भैया, यस तरंगों का अधिक होता है, पी का कम होता है ना। ध्यान दीजिएगा, यस क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है ना। और पी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, जो कि उल्टा लिखा था। इसलिए ये आपका ये तो राइट आंसर क्या है, न तो 1 ना ही 2 हो जाएगा, मतलब डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और बिल्कुल आप लोग डी लगा के हैं पढ़े है ना। अच्छा, जो है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। नहीं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है ना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बस ध्यान से पढ़िएगा कि जो यस तरंगे होती हैं पूरा 105 से लेकर के 105 तक जो है कि अब्सेंट रहती हैं, जबकि जो आपकी पी तरंगे होती हैं 105 से 145 तक ही अब्सेंट होती हैं। 105 से 145 तक पी तरंगे सिर्फ अब्सेंट होती हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पी तरंगे क्या है, आपका अब्सेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। और इधर क्या हो जाती है, फिर यहां से इधर प्रेजेंट हो जाती है। यस तरंगे पूरा 105 से 105 तक क्या होती है, अब्सेंट होती है। लगभग इसका जो यस तरंगों का जो एरिया होता है लगभग कितना है, 40% से अधिक होता है ना, छाया क्षेत्र के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ बिल्कुल मधु जी, यस चंद्र को बिल्कुल बहुत सही आप लोग समझ रहे हैं ना। जी भैया, विकास जी करेंगे लाइक एंड शेयर ऑलवेज एवरी गाइज, है ना, एवरीवन गाइज। बिल्कुल भैया, एक बार जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जितने भी भाई हमारे जुड़े हुए हैं जरूर आप लोग शेयर करिएगा, जितने भी लोग हैं, है ना। और शेयर करना आप लोग भैया न भूला करें, है ना। और जो भाई नया रहा करें वो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए आप लोग, है ना। और नया तो अभी कोई दिख नहीं रहा इसमें, सब लोग पुराने ही हमको दिख रहे हैं, है ना। ठीक ठीक पांडे जी, बहुत सही, है ना। तो एक बार जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जितने भाई जुड़े हुए हैं जरूर शेयर करिए। अभी तक कोई शेयर नहीं किया, क्यों, क्योंकि जब शेयर करने आप लोग जाते हैं तो जितने भी लोग लाइव होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है ना। तो अभी तो लगे संख्या तो नहीं बनी हुई है ना। तो एक बार जरूर आप लोग शेयर करिए भैया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताएंगे आप लोग जो है कि 10 का राइट आंसर, जरा बताइए 10 का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के भूकंप तथा उनके उत्पन्न होने के कारण के संबंध में नीचे दिए गए युगों पर विचार करिए। विभिन्न प्रकार के भूकंप तथा उनके उत्पन्न होने का कारण, यही पूछा गया है। अब बता दीजिए आप लोग। कह रहा है कि भ्रंशन के किनारे चट्टानों के खिसकने से विवर्तनिक भूकंप आता है ना, विवर्तनिक भूकंप आता है, ये कह रहा है यहाँ पे। खिसकने से कौन सा भूकंप आएगा भैया, आपसे विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। खनन क्षेत्र में अत्यधिक खनन से विस्फोटक भूकंप आता है। फिर कह रहा है कि परमाणु व रासायनिक विस्फोट से कौन सा भूकंप आते हैं, तो उसमें लिखा था एक, आप लोग सुने होंगे क्लैप्स लिखा था, जिसे नियात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियात। यहाँ पे लग रहा है छोड़ दिए हैं हमारे टाइपर जी, नियात, या इसी बोलते हैं क्लैप्स। क्या बोलते हैं, क्लैप्स। क्लैप्स के नाम से जाना जाता है, उसे क्लैप्स बोला जाता है। अब बताइए आप लोग कि इसमें मिलाना है, आप लोग को मिलाइए कि कौन सा सही है ना, कथन सही बताना है। तो ध्यान दीजिएगा एक बात, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे तो आ जाएगा। कैसे, देखिए जब भ्रंश तल के किनारे चट्टानों खिसकते हैं तो विवर्तनी, बिल्कुल ये बातें सही है। और जब खनन क्षेत्रों में अत्यधिक खनन से जब उनकी छतें ध्वस्त होती हैं, पढ़ा गया है ना, जब उनकी छतें ध्वस्त हो जाती हैं तो पृथ्वी में हल्का कंपन हो जाता है। और जब कंपन हो जाता है तो उसे भैया विस्फोट भूकंप नहीं कहते हैं, बल्कि उसे क्या कहेंगे, नियात बोलो कहेंगे, या क्लैप्स कहेंगे। क्या होंगे, कहेंगे क्लैप्स कहेंगे, है ना, क्लैप्स कहेंगे। अब परमाणु और रासायनिक विस्फोट से जो होगा वो जो है कि आपका कैसा विस्फोट होता है ना, विस्फोट भूकंप होता है, ध्यान दीजिएगा। वो कैसा होगा, विस्फोटक भूकंप होता है। कैसा होता है, विस्फोटक भूकंप। तो भैया आपका
2 और 3 जो है कि सही मिलान नहीं है। सही मिलान किसका है? सिर्फ आपका 1 है। मतलब केवल आपका क्या हो जाएगा? 1 वाली बातें सही है और सब बातें क्या है? गलत है। ध्यान दीजिएगा। अब 10 में हमें लगता है कि फिर आप लोग धोखा खा गए सब लोग। हाँ बिल्कुल भैया सपना जी, कल की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, कल की क्लास आप लोग देख लीजिएगा। सीधे सीधे सब बातें कल ही पढ़ाया गया था, मुझे जहां तक उम्मीद आ रहा है कल पढ़ाया गया था। अब मुझे लगता है कि नीरज भाई भी गलत कर दिए, क्योंकि नीरज तो पढ़े हुए थे, उसके बाद भी 2 और 3 लगा रहे हैं, है ना, 2 और 3 लगा रहे हैं, जो कि गलत है ना। आप लोग कुछ लोगों ने तो पढ़ा था, कुंवर जी तो बोलते हैं, है ना, कुंवर जी भी गलत कर रहे हैं, है ना। हाँ भैया तन्मय जी 10 ये हो गया, है ना, 10 ये हो गया। जरा ये सब पढ़िए आप लोग सीधे से एकदम, लाइन में कोई बदलाव नहीं है। आप लोग पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी तो सीधे सीधे लाइन टू लाइन मिलने वाला है ना, लाइन टू लाइन मिलने वाला। जब भूकंप वाला देखेंगे तब यूनिट 3 आप लोग खोलिए, यूनिट 3 आप लोग जब खोलेंगे, यूनिट 3 किधर है, हाँ यूनिट जब 3 खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा भूकंप वाला चैप्टर, है ना। भूकंप वाला चैप्टर जब खोलेंगे तो वहां सीधे सीधे लिखा हुआ है मेटल भूकंप, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा है कि पेज नंबर 24 है कि समांतर विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप जो कि भ्रंश तल के किनारे, देखिए लिखा है, ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होती है। वही लिखा है भ्रंश तल के किनारे चट्टाने के खिसकने से होती है, लिखा है। तब सीधे से डिट्टू लाइन लिखा है। फिर दूसरा कर रहा है खनन क्षेत्र, देखिए है ना, खनन क्षेत्र कर रहा है। खनन क्षेत्र में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात, क्या लिखा है, नियात या क्लैप्स भूकंप कहा जाता है, नियात या क्लैप्स भूकंप कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। फिर ये कहा है कि कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन उत्पन्न होती है। इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं या एक्सप्लोजन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन या विस्फोट भूकंप कहते हैं। सीधे सीधे लाइन पे लिख दिया गया भूकंप के प्रकार। जब भूकंप के प्रकार पढ़ेंगे मिल जाएगा आपका, है ना, सीधे सीधे लिखा है ना। अच्छा कह रहे हैं बुक नहीं है तो कल वाली क्लास भैया देख लीजिए, कल या परसों वाली क्लास जो भी आपका चला होगा, मतलब पृथ्वी का आंतरिक संरचना वाली क्लास देख लीजिए, है ना, उसमें जरूर आपको मिल जाएगा, है ना। अच्छा कल्पना जी कह रहे हैं कि सी वाले में हाँ तो मैंने लिख भी तो दिया था, मैंने लिख भी तो दिया था इसीलिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया भैया। अच्छा कुमार जी कह रहे हैं मैं भूकंप से बहुत डरता हूं इसलिए कंफ्यूज हो जाता हूं। भैया ज्यादा डरिए मत, है ना। चले आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, बताएंगे आप लोग अगला, जरा बताइए अब। करें कि भूकंपी तीव्रता को मापा जाता है। भूकंपी तीव्रता किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल पे, सिस्मोग्राफ से, एनीमोमीटर से या पायरोमीटर, जरा बता दिए। आप लोग जानते होंगे कि रिएक्टर जो स्केल है इसका खोज कब हुआ था? 1935 में। किसके द्वारा हुआ था? तो रिएक्टर के द्वारा हुआ था। ये कहाँ के विद्वान थे? यूएसए के विद्वान थे। कहाँ के थे भैया? यूएसए के विद्वान थे, है ना, यूएसए के। सिस्मोग्राफ तो जो है कि आपका सिस्मोग्राफ तो अध्ययन करने वाला जो है कि सिस्मोग्राफ भूकंप का मापने का यंत्र है ना, मापने का यंत्र। ये क्या है आपका? भूकंप मापने का यंत्र। क्या है? भूकंप मापने का यंत्र है ना। भूकंप मापने का क्या है? यंत्र है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? है ना, ए हो जाएगा। क्या जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें देखिए जी भैया टेन जी गुड इवनिंग आपको, है ना। चलिए इसमें आप लोग भूकंप की तीव्रता या रिएक्टर स्केल में मापते हैं। सिस्मोग्राफ देखिए एक होता है सिस्मोलॉजी, ध्यान दिएगा। सिस्मोलॉजी में क्या होता है कि भूकंप का अध्ययन करते हैं। और सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं? तो भूकंप मापने के यंत्र को कहते हैं। भूकंप मापने के यंत्र को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। और जिससे तरंग की ऊर्जा मापी जाती है उसे रिएक्टर स्केल या आप लोग मर्केली स्केल भी पढ़े होंगे, है ना। मर्केली स्केल भी पढ़े होंगे आप लोग। बहुत गलतियां कर रहे हैं भैया आप लोग, है ना, बहुत गलतियां कर रहे हैं। ये भी भूकंप वाला जब खोलेंगे तो सीधे सीधे आप लोग को मिल जाएगा अर्थक्वेक, है ना। ये भी आप लोग इसी में पढ़ेंगे।
तो मिल जाएगा किससे क्या मापते हैं, है ना। खोजिएगा, पढ़िएगा, सब पढ़ाया गया है ना। अब तुरंत ऑन द स्पॉट नहीं मिल पाता, किधर लिखा गया है ना, इसलिए ठीक है भैया। इसको देखिए, सब मिल जाएगा। देखिए, भूकंप लेखी यंत्र को सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थान से आने वाली भूकंपी तरंगे अभिलेखित होती हैं। तो भूकंप लेखी यंत्र जो होता है, जो यंत्र होता है उसी को सिस्मोग्राफ कहते हैं, यंत्र कहते हैं, मापने को नहीं कहते हैं। सीधे लिखा है 23 पेज नंबर पे, है ना। पेज नंबर 23 पे आप लोग देख सकते हैं, अंतिम लाइन इधर का, है ना जी। एक चीजों को आप लोग देख देख के करिए, एकदम बेहतरीन आप लोग को आ जाएगा भैया। अब बताएंगे आप लोग 12, कहना कि पृथ्वी की संरचना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, है ना। 12 बताइएगा, नीचे दिए कथनों पर करिए विचार करिए। महाद्वीपों में भूपर्वती की मोटाई, देखिए आप लोग को सीधे सीधे एनसीईआरटी कक्षा 11 क्वेश्चन बने हुए हैं, बाहर से कोई एक भी क्वेश्चन नहीं, ध्यान दीजिएगा। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं पढ़े हैं हम लोग तुरंत, लेकिन बात है कि हम लोग चीजों को ध्यान में नहीं रखे, है ना, नोट्स नहीं बना पाते ना। जहां पर हम आप लोग को अंडरलाइन कर देते हैं, यदि आप लोग लिख लिया करिए, तो मैं जब भी बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लिया करिए, अंडरलाइन भी कर देता हूँ। उसके बावजूद भी आप लोग लगता है नोट्स नहीं बनाते। और नोट्स बना ले भैया, मैं बता रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन एकदम कहते हैं ना कि एकदम घलुआ हो जाएंगे, है ना। घलुआ बोलते हैं नहीं आप लोग, है ना, तो घलुआ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, घलुआ हो जाएगा। क्या कह रहा है कि पृथ्वी की संरचना के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि महाद्वीपों में भूपर्वती की मोटाई महासागरों की तुलना में कम है। फिर कह रहा है कि मुख्यतः पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूपर्वती की मोटाई सबसे कम पाई जाती है। महासागरों के नीचे भूपर्वती की चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित हैं। अब बताइए कौन सा कथन है। सीधे सीधे वहां पर अंडरलाइन कर करके बताया गया था आप लोग को कि महाद्वीपों, ध्यान दीजिएगा, जो आपका महाद्वीपों में भूपर्वती की मोटाई है, महाद्वीपों में जो भूपर्वती की मोटाई है वो कितना होता है महाद्वीप पर, तो भैया आप लोग लिखे होंगे 30 किलोमीटर होता है। अब महासागर में कितना होता है, तो 5 किलोमीटर, आप लोग सीधे सीधे वहां पे बताया गया है ना, 5 किलोमीटर होता है। औसत कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग औसत की बात कर लें, औसत कितना होता है ना, कोई बताएगा भाई, बताइए औसत मोटाई कितना होता है, तो आप लोग 33 किलोमीटर लिख सकते हैं, कितना, 33 किलोमीटर। अब पर्वतीय कह रहा है, तो यहां तो ये गलत हो गया कि महाद्वीपों में भूपर्वती की मोटाई महासागरों की तुलना में कम हो, जबकि अधिक दिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया आपकी कहानी। फिर मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूपर्वती की मोटाई सबसे, बताइए आप लोग को बताया गया कि हिमालय, ध्यान दीजिएगा, हिमालय के अंदर जो है कि जो पर्वती की मोटाई है वो कितना है, 70 किलोमीटर है। कितना भैया, 70 किलो। आप लोग लिख के भी भेजे थे, मैं अंडरलाइन किया था, तो आप लोगों ने लिखा भी था वहां पे 70 किलोमीटर था, जो कि ज्यादा है। यहाँ का अगर है कम है, ये भी बातें गलत हो गई। महासागरों के नीचे भूपर्वती की चट्टानों की बेसाल्ट से निर्मित है, बिल्कुल भैया ये बेसाल्ट निर्मित है। जबकि आपका महाद्वीप किससे निर्मित होता है, आप लोग जानते होंगे ग्रेनाइट से। किससे भैया, महाद्वीप का निर्माण किससे होता है, ग्रेनाइट से, जबकि इसका निर्माण किससे होता है, बेसाल्ट से। काली मिट्टी बनती है, कौन सी मिट्टी भैया, काली मिट्टी बनती है, ये लोग आप लोग भी जानते होंगे, है ना। तो आपका सिर्फ कौन बातें सही हुई, 3 हुआ, केवल आपका 3 वाली बात सही हो जाएगी, है ना, 3 वाला सही हो जाएगा। क्या आप बता रहे हैं, बिल्कुल देखिए आप लोग लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना, इस बार ठीक लिख रहे हैं, बिल्कुल भाई। कल्पना जी लिख रहे हैं 70 किलोमीटर, और नीरज जी लिख रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, है ना जी। भैया अजय जी गुड इवनिंग आपको भैया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, एक एक चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन है। अब सोचिए हम लोग भूकंप खूब पढ़े हैं, आगे पे अभी क्वेश्चन आएगा, उसको आप लोग देखिए खूब उड़ाएंगे, खटाखट, मैं जानता हूं उसको उड़ा ले जाएंगे, लेकिन इधर थोड़ा सा आप लोग फंस रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाया है ना, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाया है, नए क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा। और वहीं जब आ जाएगा मैग्मा किसे कहते हैं, लावा किसे कहते हैं, तो खटाखट लगा देंगे। देखिए आगे मिलेगा भी वैसा क्वेश्चन, है ना, मिलेगा भी। बताइए आप लोग जो है कि 13 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार करिए। बताइए, ये मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। अब दुर्बल मंडल पढ़े हैं, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर तो पढ़े हैं ना, बताइएगा। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका स्रोत क्रोड, है ना, क्रोड या कोर से है ना, कोर से है।
ठीक है, भूपर्वटी एवं मेंटल मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, है ना, भूपर्वटी एवं मेंटल मिलकर क्या करते हैं, जो है कि स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। जरा सोच समझ के बताइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए अब बनना है। अब कहेंगे गुरुजी हमने भूकंप तक खूब पढ़ा था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया भूकंप से ना कि पल्ले नहीं पड़ रहा था। अब कहां से पल्ले पड़ेगा? ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, लेकिन सोचिए अब यही ऐसे ही आप लोग जब पढ़ेंगे भैया तो क्वेश्चन जो है कि सरल हो जाएंगे। कैसे देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। बिल्कुल राइट है। कैसे? आप लोग को पढ़ाया गया था कि जो है कि जो ऊपरी मेंटल है, क्या भैया ध्यान देगा, जो ऊपरी मेंटल है ना, ध्यान देगा, ऊपरी मेंटल प्लस क्रस्ट है ना, प्लस परपटी या क्रस्ट परपटी है ना, को क्या कहते हैं? तो जो है कि क्या कहेंगे भैया, दुर्बल मंडल कहा जाता है ना, दुर्बल मंडल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही है, ये बात एकदम सीधे से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अब फिर दूसरा कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका स्रोत क्रोड से। भैया क्रोड जो है ना, जो अपर क्रोड है, ध्यान दीजिएगा, इसके मैं बताता हूं, जो अपर क्रोड है, क्या है, जो अपर क्रोड है, जो अपर कोर है, वो तो आपका किस फॉर्म में है? लिक्विड में है ना, मतलब द्रव अवस्था में। किसमें है? द्रव। लेकिन जो आपका लोअर है ना, ध्यान दीजिएगा, जो आपका लोअर क्रोड है, लोअर जो कोर है, वो किस अवस्था में है? तो ध्यान दीजिएगा, ठोस अवस्था में। कल ही आप लोग पढ़े थे, या कल या परसों वाले क्लास जो भी पढ़े होंगे, है ना, वो ठोस अवस्था में। तो कह रहा है यहां से कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका स्रोत क्रोड से बिल्कुल नहीं होता, स्रोत से, उसका तो मेंटल से ना होता भैया, मेंटल से ना होता है। तो बिल्कुल ये बातें आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, है ना। फिर देखिए तीसरा, भूपर्वटिक एवं मेंटल मिलाकर, है ना, मेंटल मिलाकर स्थल मंडल का निर्माण होता। नहीं, गलत है, मेंटल नहीं, भूपर्वटी। भूपर्वटी प्लस अभी बताया गया, भूपर्वटी और प्लस प्लस आपका जो है कि ऊपरी में मेंटल लिख दिया, ये लिखा था कि ऊपरी मेंटल जब कहते हैं आप, ऊपरी मेंटल जब कहा था तब आपका जो है क्या बनता है? लिथोस्फीयर बनता है। क्या बनता है भैया? तब आप जो है कि लिथोस, है ना, लिथोस्फीयर कह सकते थे, तब लिथोस्फीयर बनता है, मेंटल पूरा मेंटल नहीं बनता है। ध्यान देगा, मतलब इस तरह से ये भी बातें क्या हो गया आपका? गलत हो गया। केवल क्या मिला? 1 मिल गया। क्या मिल गया? 1 मिल गया, मतलब ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये राइट आंसर है, बिल्कुल इस बार आप लोगों ने सही दिया है ना, बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया है ना, बिल्कुल कमला जी। यहां पे देखिए वो सब जब पढ़े होंगे आप लोग, देखिएगा कुछ, फिर जाके एक बात देख लीजिएगा आप लोग एनसीईआरटी, वहां मैंने हर जगह पे अंडरलाइन कर रखा है सब चीजों पे, ये सब पे अंडरलाइन मैंने करके, यहां मैंने ये भी कहा है कि क्वेश्चन बनेगा, ये भी मैंने बताया क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़िएगा, बताएंगे आप लोग जो है कि 14 का कहा कि पृथ्वी के क्रोड के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। क्रोड, क्रोड दिया है, कोर है, उसमें विचार करना है। कहा पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। अभी आप लोग को बताया गया, अभी बताया गया, जरा बताइए क्या ये बातें सही है या गलत है। फिर कह पृथ्वी का क्रोड निकिल एवं लोहे से बना है, क्रोड में से कौन सा कथन सत्य है? अब आप लोग जानते होंगे, एक नाम सुनेंगे, किसका भैया? स्वेस महोदय। किसका? स्वेस का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। स्वेस कहां के थे जरा बताइएगा आप लोग, क्या ऑस्ट्रिया के थे? क्या बताइए कहां के थे? ऑस्ट्रिया के विद्वान थे। कहां के भैया? ऑस्ट्रिया के विद्वान थे, है ना, ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने कहां के थे? ऑस्ट्रिया के थे, है ना, ऑस्ट्रिया के थे। और इन्होंने जो है कि 3 भागों में पृथ्वी को बांट दिया। किसको भैया? सियाल है, उसके बाद सीमा है, उसके बाद नीफे है। क्या है? नीफे है ना, सियाल, सीमा, नीफे। ये ऊपर है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? परपटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेंटल बोला जाता है। ऐसे कैसे मध्य में है, ये आपका क्या है? कोर है, क्रोड है। तो निकिल और फेरस, बिल्कुल बातें आपकी सही है, और ये भी बातें सही है। आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था, बिल्कुल दोनों बातें सही है, मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कर भी रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, सी, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, सियाल, बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, बहुत बढ़िया। आगे बताएंगे आप लोग जाएंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए, है ना, अगला क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। और तेज करे यार, हाँ अब लाइट थोड़ा सा, लाइट कम हो जा रहा है। अब ये करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है जरा बताइए। करें कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान
तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बल मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। फिर कराएंगे दूसरा कराए तरल चट्टानी पदार्थ जब मेंटल के रूप में मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। फिर कहा तीसरा, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं। भैया सबसे अधिक तो अलग बात है कि सबसे अधिक कौन सा निकलता है, लेकिन नाइट्रोजन और सल्फर के भी यौगिक निकलते हैं। बिल्कुल बातें सही है, मतलब सभी बिल्कुल भैया दुर्बल मंडल से भी निकलता है। आप लोग को पढ़े होंगे सीधे सीधे ज्वालामुखी लाइन में आप लोग पढ़े होंगे कि ज्वालामुखी उद्गार दुर्बल मंडल से होता है। बिल्कुल बातें सही है। आइए आपका मैग्मा जब नीचे होता है तो मैग्मा ऊपर हो जाता है तो लावा, ये भी बातें सही है। ऊपरी भाग में होता है इसे मैग्मा के कहते हैं ना, मेंटल के ऊपरी भाग में होता है, मेंटल के ऊपरी भाग ठीक है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक बाहर, बिल्कुल सही है, मतलब 1 2 3 राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 15 का डी राइट आंसर, जो कि आप लोग कर भी रहे हैं ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आप लोग जो है कि 16 का राइट आंसर है। कह रहे हैं कि शील्ड के ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब असत्य यहां बताना है शील्ड के बारे में। ये भी आप लोग पढ़े हैं, शील्ड के बारे में पढ़ाया गया है। कह पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में ये सबसे विशाल होते हैं, है ना, सबसे विशाल होते हैं। हवाई द्वीप ज्वालामुखी इसी ज्वालामुखी के उदाहरण है। वहां पे एकदम लाइन बाय लाइन बताया गया है। अब आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद एक बार और जाके वीडियो देखिएगा। शील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से बनते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं। क्या होते हैं? विस्फोट। कह रहा है असत्य कथन को छांटना है। ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। अब देखिए, अब इसमें से आप लोग बताइए कौन सा कथन क्या है असत्य है। पहला कह रहा है पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सबसे विशाल, बिल्कुल सबसे विशाल होता है, बिल्कुल बातें सही है। हवाई द्वीप ज्वालामुखी इसी बिल्कुल बातें सही है। शील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से बनता है, बिल्कुल तरल है, बिल्कुल सही है। ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक नहीं होते हैं, वो तो आपका पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो होता है वो सबसे विस्फोटक होता है। मतलब ये आपका क्या है असत्य है, मतलब इसके अनुसार असत्य ही तो हमको बताना था। तो राइट आंसर क्या मिल गया आपको? डी मिल गया। क्या? डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग लिख रहे हैं ना। हाँ, वाटर वेपर सबसे ज्यादा निकलता है, बिल्कुल सपना जी, है ना, बहुत बढ़िया आप लोग दे रहे हैं आंसर जी। सी नहीं होगा भैया, सी नहीं होगा, है ना। सिल, अरे भैया सिल जो होता है वो आप विशाल चट्टान ही बनते हैं, बिल्कुल राइट है ना जी। भैया आपसे जी गुड इवनिंग भैया आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आप लोग जो है कि 17 का राइट आंसर। कह रहे हैं कि ज्वालामुखी कुंड काल्डेरा भी पढ़े हैं आप लोग, है। कुंड ज्वालामुखी के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। जरा विचार करिए, बताइए क्या हो जाएगा काल्डेरा के बारे में। कह रहा है ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। फिर कह रहा है कि ज्वालामुखियों में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है। इन ज्वालामुखियों को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार विशाल तथा इनके पास ही स्थित होते हैं। उर्वरक में से कथन सत्य बताना है। एकदम डिट्टू लाइन लिखा है भैया, डिट्टू एकदम लाइन, कोई लाइन में परिवर्तन नहीं किया है ना, एकदम लाइन लिखा है, बस लाइन को आप लोग पढ़ के बता दीजिए। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी थे, बिल्कुल इतना विस्फोटक होता है ना कि जब ये इतना तेजी से मैग्मा इससे बाहर निकलता है कि जो इसका मुख होता है ना उसको ध्वस्त कर देता है। क्या करता है? ध्वस्त कर देता है, नीचे बैठ जाता है, जिससे इसका मुख बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे हम लोग काल्डेरा कहते हैं। तो बिल्कुल जो है कि बिल्कुल बातें सही है दूसरा वाला कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान विध्वंस के कारण गर्त का निर्माण होता है। बिल्कुल गर्त का निर्माण होता है कि इतना अधिक विस्फोट होता है तेजी से कि जो उसका मुख होता है वो क्या होता है नीचे बैठ जाता है ना। बिल्कुल बातें सही है। इन ज्वालामुखियों को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार, ऐसा लगता है कि इसमें जो लावा भरा हुआ जो मैग्मा भरा है ना इसके बहुत नजदीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत तेज खूब बाहर निकल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है बहुत नजदीक है। तो ये भी बातें सही, एकदम सीधे से डिट्टू लाइन लिखी गई है ना, आप लोग पढ़िएगा, बिल्कुल आपका तीनों बातें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों बातें सही हो जाएगा, मतलब डी राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग भाई इसमें ए भी कर रहे हैं भैया, ए नहीं होगा, है ना। हाँ भैया डी होगा कल्पना जी, है ना, ध्यान दीजिएगा। जीएस पांडे जी बिल्कुल डी बता रहे हैं, बिल्कुल भैया। तन्मय जी ए बता रहे हैं, है ना। अजय जी
ए 1 या 2 दोनों बता रहे हैं भैया, 3 भी बता दीजिए, 3 भी सही है, ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए एक कल का आप लोग का पढ़ा हुआ है, एकदम डिट्टू कहिए किसी में सुना सकते हैं आप लोग को पढ़ के हम, है ना। ज्वालामुखी काल्डेरा वाले लाइन में आप लोग पढ़ेंगे तो अपने आप मिल जाएगा, है ना। इसमें आप लोग पढ़िएगा काल्डेरा वाली लाइन, तो काल्डेरा से क्वेश्चन लिया है तो काल्डेरा वाली लाइन पढ़ेंगे तो देखिए सब मिल जाएगा। मैं फिर सुनाने की कोशिश करूंगा, है ना, आप लोग को कि जरा पढ़िए काल्डेरा। हाँ काल्डेरा कहलाता है ना, काल्डेरा चालू कहाँ से हो रहा है, ये देखिए कह रहा है ये पृथ्वी पर, देखिए काल्डेरा मैं पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 28, है ना, पेज नंबर 28 पढ़ रहा हूँ, जहाँ देखिएगा कह रहा है कि ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। क्या होते हैं, नीचे धंस जाते हैं, देख रहे हैं ना, नीचे धंस जाते हैं। धंसे हुए विध्वंस गर्त, है ना, ही ज्वालामुखी कुंड काल्डेरा कहलाता है। इनका यह विस्फोट रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं वरना इन्हें इनके बहुत पास स्थित है, इनके द्वारा के पास स्थित है, कहना ना पास स्थित है, इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होते हैं। देख रहे हैं, सीधे सीधे भैया आपकी लाइन लिखी गई है, इसलिए सीधे सीधे लिखा है इन ज्वालामुखियों को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार विशाल तथा इनके पास ही स्थित होते हैं। ठीक है, एकदम सीधे लाइन छाप दिया गया, है ना, लाइन टू लाइन लिखा गया भैया, लाइन टू लाइन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के क्वेश्चन। अब कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी ना है, पढ़ाए हैं आप लोग, पढ़े हैं तो आंसर भी देना पड़ेगा आप लोग को, है ना। कहेंगे टप टप रोप नहीं है भैया, टप कहां से। अब दक्कन ट्रैप ध्यान देगा, दक्कन ट्रैप का शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। सिल ज्वालामुखी, प्रवार ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, कुल। तो ध्यान, जो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था उसमें क्या होता है, जिसे कहते हैं हम लोग समझेंगे प्रवार। प्रवार का मतलब जो मैग्मा, जो लावा होता है ना, ध्यान देगा, जो लावा होता है वो क्या होता है, बहुत तरल होता है। क्या है, बहुत तरल होता है, और तरल होने की वजह से ये दूर तक क्या होता है, फैल जाता है। क्या होता है, दूर तक जब फैल जाता है तो इसी को बोला गया है दक्कन ट्रैप। खूब दूर से पठार का निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है अर्थात दक्कन ट्रैप बन गया। और दक्कन ट्रैप का सबसे विस्तार कहां पर है, तो ध्यान देगा, आप लोग को बताया गया, कल ही पढ़े होंगे, महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे दक्कन ट्रैप में कौन सी मिट्टी है, कहेंगे गुरुजी काली मिट्टी है, काली मिट्टी है, मतलब कौन सा यहाँ पे जमा हुआ होगा, तो किसका भैया, बेसाल्ट का। किसका, बेसाल्ट का जमा हुआ। क्यों, बेसाल्ट में जमा हुआ होगा, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, प्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रवार हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। इस बात के सभी भाइयों की तरफ से भी आ रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आप लोग जो है कि 19 करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जरा विचार करिए, बताइए, है ना। कह रहा ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले लावा के ठंडे होने से आग्नेय शैल बनती है। दूसरा कह रहा है कि ज्वालामुखी लावा जब धरातल के नीचे ठंडा हो जाता है, ज्वालामुखी लावा जब धरातल के नीचे ठंडा हो जाता है तब इस दौरान बनने वाले आग्नेय शैल का पताली शैल कहते हैं। जरा बताइए क्या 1 2 दोनों सही है या गलत है, जरा बता दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले लावा ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है, बिल्कुल बातें सही है। ज्वालामुखी लावा जब धरातल के नीचे ही ठंडी हो जाती है तो उसे भैया पताली लावा या प्लूटोनिक, पताली लावा या प्लूटोनिक शैल के नाम से जानते हैं। और उसी शैल से आपका पढ़े होंगे, कल आप लोग को फिगर बना के बताया गया था, उसी को बैथोलिथ, लाइकोलिथ, लाइपोलिथ, है ना, लाइपोलिथ, फैकोलिथ, सील, है ना, सील, सीट, डाई, ये सब का निर्माण होता है। मतलब दोनों बातें आपकी सही है, सी राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बेहतरीन, है ना। और कुछ लोग इसमें भी आप लोग, कुछ लोग बी दे रहे हैं, है ना जी भैया, कुछ लोग सी दे रहे हैं, बिल्कुल। तो मैक्सिमम लोगों ने सी दिया है, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। आगे देखें, अब बताएंगे आप लोग जो है कि 20 कह रहे हैं कि लाइकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है। लाइकोलिथ और जो है कि बैथोलिथ, ज्वालामुखी से, नदी अपरदन से, भूकंप से, हिमस्खलन से। अभी तो बता ही देंगे, है ना, अभी बताया भी गया आप लोग को।
पढ़े भी थे आप लोग, बता देंगे। लाइकोलिथ, अब बैथोलिथ भैया कैसा होता है, तो कहेंगे गुंबदाकार होता है। कैसा होता है, गुंबदा, है ना, गुंबदाकार होता है। कैसा होता है, गुंबदाकार होता है। और जो लाइको जो लिथ होता है ये कैसा होता है, तो भैया इसी को बोलते हैं छत्रक शिला। क्या बोलते हैं, कल बनाया गया था, क्यों, इसी को छत्रक शिला या इसी को मशरूम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मशरूम भी लिख सकते हैं, मशरूम भी लिख सकते हैं, मशरूम सेल के नाम से आते। तो किससे बनता है, ज्वालामुखी आंतरिक, है ना। अब राइट आंसर ए हो जाएगा। और आप लोग दे भी रहे हैं जी भैया। उषा गंगवार जी गुड इवनिंग भैया आपको, है ना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आप लोग लिख रहे हैं, है ना। नीरज जी क्या कर रही हैं भैया आप, है ना। नीरज, कल्पना जी क्या कर रही हैं, ज़्यादा बारीकी कर देते हैं तो गलत हो जाता है। हाँ चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोग दे रहे हैं जी भैया। आज़ाद जी आपको भैया गुड इवनिंग, काफ़ी लेट आए हैं आप, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपने छोड़ दिया, क्यों, एक बार जरूर देखिएगा आज़ाद जी। बताइए आप लोग कि जो है कि 21 सोच समझ के, इतना बड़े बड़े आप लोग देख के घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि देख कर ही इतना बड़ा, ऐसा नहीं। ज्वालामुखी अंतर्वेदी, है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी अंतर्वेदी आकृतियों के संबंध में नीचे दिए गए युगों पर विचार करिए। अंतर्वेदी, अब आकृतियां जो बनाई गई उन्हीं के बारे में आपको विचार करना है। कारण लावा का क्षैतिज दिशा में तस्तरी के रूप में जमाव फाइकोलिथ कहता है। सोच समझ के आप लोग बताइएगा भैया, है ना, सोच समझ के बताइएगा। फिर कह रहे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील कहलाता है। फिर लावा का दरारों में धरातल के लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति संरचना डाइक कहलाता है। जब बताइए उर्वरक में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। अभी बताइए कि लावा का जब क्षैतिज तस्तरी के रूप में जब जमा होगा तो भैया वो फाइकोलिथ नहीं होगा। आप लोग को बताया गया जो फाइकोलिथ होता है, ये जो होता है ना, वो फेंकेंगे कोई चीज तो ऐसे लहर नुमा में जाएगा, और जब लहर नुमा में भैया जाएगा इस तरह से, इसमें गर्त और श्रृंग का निर्माण होता है तो ये हो जाएगा। और जब तस्तरी नुमा बनेगा तो उसे क्या बोलते हैं, लाइपोलिथ बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया, उसे लाइपोलिथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जानिएगा, लाइपो, है ना, लाइपोलिथ के नाम जानते हैं। और लाइपोलिथ जो होता है कैसा बनता है तो आप लोग को बताया गया है कि इस तरह से आप लोग देखेंगे तो ये आपका लाइपोलिथ बनता है। क्या बनता है, ये है आपका लाइपोलिथ, ऐसे तस्तरी निर्माण बनता है भैया, ये है लाइपोलिथ। तो ये बातें तो आपका गलत हो गया। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील कहलाता है। सील और सीट आप लोग पढ़े होंगे, है ना, सील एवं सीट आप लोग पढ़े होंगे। सीट थोड़ा पतला होता है, सील थोड़ा, और सील जो होता है मोटा होता है। सील एक मछली है, खूब बड़ी मछली होती है, तो सील से समझिए बड़ी, और सीट आपका, सीट कहते हैं बेड सीट, या सीट आप लोग सीट छवाते हैं छत के ऊपर, देखते हैं आप लोग, तो वो भी एक सीट, तो बहुत पतले पतले सीट बनते हैं। तो सीट पतला सील मोटा, सीट पतला सील मोटा, तो बिल्कुल बातें आपकी सही है। फिर तीसरा कारण, लावा के दरारों में धरातल के लगभग समकोण अवस्था से ठंडा होकर दीवार की भांति डाइक, भैया कल ही बताया गया था कि डाइक कैसा होता है, इस तरह से जो बनी आकृति होती है इसी को तो डाइक, लंबवत होता है एकदम, है ना, लंबवत होता है, समकोण पे होता है। बिल्कुल बातें ये भी सही है, मतलब 2 और 3 सही है। 2 और 3 मतलब राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और कुछ लोगों ने अच्छा 21 में बताइए आप लोग, 21 क्या बताया आप लोग, है ना। 21 का हमारे पास, जी बिल्कुल लहरनुमा होता है, बिल्कुल मधु जी, बिल्कुल आप लोगों ने इस बात सही दिया है, बिल्कुल, है ना जी, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आप लोग जो है कि 22, है ना, 22 बताएंगे। कह रहे हैं कि अल्लाह बांध का निर्माण हुआ है। किस क्रिया द्वारा अल्लाह बांध का निर्माण होता है, भूकंप द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, हिमानी क्रिया द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जानते होंगे पहले बात कि जो अल्लाह बांध का निर्माण हुआ है कहां हुआ है, गुजरात में हुआ। कहां भैया, गुजरात में हुआ है। अब भूकंप से हुआ है जब 1819 में भूकंप आया था, ध्यान देगा, भूकंप आया था कहां पे,
कच्छ के रण में। कहां पे भैया? कच्छ में जो आया था भूकंप के कारण जो है कि अल्लाह बांध का निर्माण हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और 22 का सब लोग ज्वालामुखी बता रहे हैं, जानिएगा ए हो जाएगा, है ना। ए हो जाएगा। अब मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने गलत कर रखा है, ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। ए हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया। बी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आप लोग दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आप लोग नेक्स्ट, बताएंगे आप लोग जो है कि 23 कर रहे हैं कि बताइए, कर रहे हैं भूकंप की कौन सी कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान से अपवर्तित हो जाती हैं? कौन से भैया जरा बताइए, भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित हो जाती हैं, है ना। पी तरंगे, यस तरंगे, पी और यस तरंगे दोनों, यल तरंगे। जरा सोच समझ के आप लोग बताइएगा, कहा है अपवर्तित हो जाती हैं। अपवर्तित का मतलब कि जिस दिशा में ये चल रही है। देखिए अपवर्तन का पहले अर्थ समझिएगा आप लोग, इसका अर्थ क्या होता है कि जिस दिशा में जब चलती हैं, है ना, जब है लिख सकते इस तरह से कि जब, है ना, जब एक माध्यम से, जब एक माध्यम, है ना, जब एक माध्यम से दूसरे, है ना, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं? प्रवेश, जानिएगा प्रवेश तरंगे करती हैं तो उनके दिशा, है ना, उनके वेग, उनके दिशा में, है ना, दिशा में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? परिवर्तन, जानिएगा परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है ना। उनके दिशा और वेग में, है ना, वेग भी लिख सकते हैं, दिशा और वेग में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन मतलब लौट नहीं जाती हैं, थोड़ा सा विचलित होती हैं। क्या होती हैं? विचलित हो जाती हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है? उसे हम जो है कि अपवर्तित के नाम से जानते हैं। अब परावर्तन अलग हो जाता है। परावर्तन मतलब तुरंत वहां से गया, ऐसे टकरा के वापस आ गया। जैसे कोई आपके ऐसे वस्तु पड़ी है और इधर से आप कोई भी चीज भेजे तो यहाँ टकरा करके फिर तुरंत क्या हो गया? वापस आ गया, ये परावर्तन हो गया। क्या हो गया? ये परावर्तन हो गया, है ना, रिफ्लेक्शन। और ये जो आपका बना है ना, इसमें क्या होता है? उसे दिशा, जो जिस दिशा से चल रही है उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, दिशा में परिवर्तन होता है ना, ध्यान रखिएगा। तो आप जानते होंगे कि जो यस तरंगे होती हैं सिर्फ भैया ये तो ठोस में चलती है। किसमें? ठोस में, द्रव में नहीं चल पाती है। तो इसलिए भैया ये तो होगा नहीं, यल होगा नहीं, इसमें तो कोई मतलब नहीं। राइट आंसर क्या मिल गया आपका? पी। पी तरंगे जो है कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं, है ना, इस वजह से आपका बनेगा यहाँ पे पी तरंगे, है ना। मतलब ए बिल्कुल आप लोग लिख रहे हैं पी तरंगे, है ना, हाँ तीनों में चलती हैं बिल्कुल। आप लोगों ने बी लगा दिया। अच्छा, हाँ, जय कि अभिषेक जी कह रहे हैं कि जय कि अपवर्तित, है ना, परिवर्तन होना। बिल्कुल, हम परिवर्तन कहाँ करा रहे हैं उसमें, है ना। परिवर्तन का मतलब उसी दिशा में चल रही है, मतलब कहने का मतलब, लेकिन दिशा जो है थोड़ा सा क्या होता है उसमें, जिस डायरेक्शन में से चल रही है वो डायरेक्शन थोड़ा विचलित होता है ना, थोड़ा क्या होता है? विचलित होता है। मैं तो अभी यही पढ़ा हूँ, है ना, अभी तो मैं यही पढ़ा हूँ, ऐसा कुछ है जय कि अपवर्तित, है ना, अपवर्तित मतलब परिवर्तन न होता है। रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा इसमें। जो मैंने परिभाषा देखा अपवर्तित का, तो मुझे परिभाषा तो यही सब दिखाई दे रहे थे, मैं पढ़ रहा था तो, है ना। तो एक बार आप लोग चेक करिएगा, है ना। चलिए, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और बताएंगे आप लोग जो है कि 24 का कह रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जरा बताइए। मर्केली पैमाने का, आज है कि रेक्टर, यहां लीजिएगा, है ना, रेक्टर, है ना, रेक्टर पैमाने का, दोनों का, बैरोमीटर का। जरा बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरा बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरा बताइए आप लोग, है ना, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो भैया मर्केली का जो खोज हुआ था ये तो 1902 में हुआ था। किसके द्वारा? मर्केली के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? मर्केली के द्वारा किया गया था। मर्केली कहाँ के थे? तो इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ था क्या? और यूएसए का भी बताया गया कि यूएसए के थे, है ना। एक खोज कब किए थे? 1935 में किए थे। दोनों बातें आपका हो जाएगा, मतलब सी राइट आंसर है। क्या जाएगा? सी राइट। अब बैरोमीटर तो किसका हो जाएगा भैया? वायु दाब, है ना। बैरोमीटर किसका है? वायु दाब का है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बेहतरीन तरीके से आप लोग सी बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, है ना। 24 करें, ये होगा मर्केली पैमाना। नहीं, रिएक्टर भी होगा भैया, रिएक्टर पैमाना भी होगा, दोनों होता है, ठीक है ना, दोनों होता है, ठीक है भैया, दोनों होगा प्रतीक जी। दोनों मापने के यंत्र हैं, बल्कि इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक किसका मापन होता है? रिएक्टर से मापन हो रहा है। अब मर्केली क्या था? वो अनुभव का आधार था। भूकंप आने के बाद सर्वेक्षण किया जाता था, जैसा विनाश हुआ रहता था उस आधार पे बताया जाता था कि इतने पे आया है। और मर्केली पे आप लोग ये भी बता दें कि मर्केली पे, हाल आपसे क्वेश्चन आगे बनेगा इसलिए हम आप यही नहीं बताएंगे, क्योंकि मर्केली पे जो स्केल होता है वो कितना होता है? तो आपका 0 से 12 होता है। और जो है कि रिएक्टर पे जो होता है वो क्वेश्चन बनेगा आगे, तो आप लोग बताइएगा उसके बारे में, ठीक है ना जी। आगे बताएंगे 25, बताइए। कह रहे हैं कि भूकंप में देशांतर अनुप्रस्थ सतह, है ना, जानिएगा, भूकंप में देशांतर अनुप्रस्थ और सतह तरंगे यहां उत्पन्न होती हैं। कहां उत्पन्न होती है बताइएगा? पृथ्वी के सतह पर केंद्र बिंदु में, है ना, पृथ्वी के सतह, पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में, पृथ्वी के भीतर ऊपरी केंद्र में, है ना, अब पृथ्वी के सतह पर ऊपरी केंद्र में। या सोच समझ के आप लोग बताइएगा, इसका भी राइट आंसर, है ना, बताइएगा, है ना, कि भूकंप में देशांतर, देशांतर किस तरंगों को कहते हैं जानिएगा? देशांतर किसे कहते हैं? पी तरंगों को, है ना। प्राथमिक तरंगों कहा जाता है। किसको भैया? प्राथमिक तरंग को बोला जाता है। अनुप्रस्थ किसको बोलते हैं? अनुप्रस्थ यस तरंगों को बोलते हैं। किसको भैया? यस तरंगों को द्वितीय तरंग को बुलाते हैं। किसको? तरंग। और सतही तरंगे जो होती हैं, ध्यान दीजिएगा, जो सतही तरंग होती है, मतलब एल वेव की बात कर रहा है। किसका भैया? एल वेव की बात कर रहा है, उत्पन्न होती हैं। कहां उत्पन्न होती है जरा बता दीजिए। अब बता दीजिए, पृथ्वी के सतह पर। भैया पृथ्वी के सतह पर तो पीत नहीं होता, सभी की बात कर रहा है, तो सतह पे तो नहीं होगा। सतह जितने हैं उन्हें तो काट दीजिए आप, सतह पे तो नहीं होगा। कि होगा? अभी बताइए, सतह पे तो नहीं होगा। फिर कह रहा है कि पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में, फिर पृथ्वी के भीतर ऊपरी केंद्र में। तो ध्यान देगा, पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु पे होता है। किसका होता है? केंद्र बिंदु पे होता है। ध्यान देगा, राइट आंसर क्या मिलेगा आपका? बी मिलेगा। केंद्र बिंदु से होगा, अर्थात फोकस से होता है ना, फोकस से आप लोग जानते होंगे, है ना। क्या बता रहे हैं आप लोग? बी, है ना। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आप लोग जो है कि 26 का राइट आंसर है सील। सील क्या है जरा बताइए आप लोग, सील क्या है? कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर है, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर है, मुड़ी हुई चादर है और नमन चादर है। सोच समझ के आप लोग बताइएगा। सील, अभी सील बताया गया, सील और सीट ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, मतलब कि पताली मैग्मा द्वारा, है ना, पताली मैग्मा कह सकते हैं, या जो पताल में चट्टाने होती हैं, प्लूटोनिक चट्टाने जो होती हैं उससे। तो जानिएगा, लंबवत नहीं होता ये चादर, ऐसे लंबवत नहीं होता। ये चादर कैसे होता है? इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऐसे रहता है। क्या? ऐसे ऐसे इसे आप लोगों ने देखा होगा। तो भैया आपका ये हो जाएगा, मतलब बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी। 26 का बी हो जाएगा, बिल्कुल। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना जी। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आप लोग कि सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा जरा बता दीजिए। ये भी आप लोग सीधे सीधे एनसीईआरटी में पढ़ रखे हैं। विषुवत तुल्य है, पिलियन तुल्य है, स्ट्राम्बोली तुल्य है, हवाई तुल्य है, जरा बताइएगा, है ना। जो आप लोग जानते होंगे, जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है ये पश्चिमी द्वीप समूह पे है। कहां भैया?
पश्चिमी द्वीप समूह पे, है ना, पश्चिमी द्वीप समूह पे। उस द्वीप का क्या नाम है? मार्टिनिक है क्या? बताइएगा, मार्टिनिक ही नाम है क्या? ऐसे कुछ नाम करके है, मार्टिनिक द्वीप या कुछ करके बोला जाता है, मुझे कंफर्म नहीं याद है ना। जब बताइएगा आप लोग, तो ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी होता है क्या भैया? सबसे, है ना, सबसे खतरनाक ज्वालामुखी होता है, आप लोग जानते होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग दे रहे हैं बिलियन, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया आप लोग दे रहे हैं। बताएंगे आप लोग जो है कि 28 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। करें कि क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रेटर और काल्डेरा। देखिए काल्डेरा क्या होता है? बड़ी आकृति होती है। क्या होती है भैया? बड़ी होती है। और क्रेटर क्या होता है? तो ये क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। ज्वालामुखी का मुख क्या है? ये ज्वालामुखी है ना, अभी पढ़े हैं, ज्वालामुखी का मुख ही है। क्या है? ज्वालामुखी का मुख है। यह भी ज्वालामुखी का मुख है। यदि छोटा है तो क्रेटर, अब बड़ा हो गया तो काल्डेरा बोलेंगे। तो भैया किससे होगा? भैया आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी प्रक्रिया, बी राइट आंसर। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग लिख भी रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए अब बताएंगे आप लोग 29 करें कि लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गरित होने वाला, है ना, होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? उद्गरित होने वाला, है ना, होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा भैया? है ना, तो उसे बोलेंगे आप लोग क्या? जब बताइए उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे गुरुजी सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। ये तो आपका एकदम खत्म हो जाता है, एक ही बार मतलब उद्गार होता है, फिर कभी उद्गार नहीं होता। मृत वाले में सक्रिय से हर समय कुछ न कुछ निकलता रहता है। सुषुप्त या इसी बोलते हैं प्रसुप्त, ध्यान देगा, इसी को प्रसुप्त ज्वालामुखी भी बोला जाता है, या इसी का डोरमेंट वॉल्केनो भी बोलते हैं। डोरमेंट वॉल्केनो के नाम से भी जानते हैं, मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? बी। बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं आप लोग। अब बताएंगे आप लोग 30 ऐसे ही क्वेश्चन तो खोजते हैं कि गुरुजी ऐसे ही क्वेश्चन लाया करिए, है ना, छोटे छोटे, लंबा देखते हैं तो आप लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को किस रूप में कहा, मतलब किस रूप में जाना जाता है? जरा बताएंगे। पायरोक्लास्टिक या हाइपरक्लास्टिक, जो कि एपिरोक्लास्टिक या सीरोक्लास्टिक। तो जानते होंगे इसी को ज्वालामुखी खंडाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को ज्वालामुखी खंडाश्म भी कहा जाता है ना, खंडाश्म, है ना, ज्वालामुखी खंडाश्म भी कहा जाता है। और इसमें जो है कि बहुत कुछ निकलते हैं, जैसे आप लोग सिर्फ धूल ही नहीं निकलते हैं, धूल राख नहीं निकलते, इसी में से जो है कि जैसे आप लोग सुने होंगे जैसे बम भी निकलता है। क्या निकलता है भैया? बम भी निकलता है। मटर जैसी आकृति, मटर के दाने जैसी आकृति भी निकलती है नहीं, है ना, मटर दाने जैसे। इसी से लैपली भी निकलता है। क्या निकलता है? लैपली, आप लोग जानते होंगे। तीसरी तो क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर पायरोक्लास्ट। ये सीधे सीधे एनसीईआरटी शब्द आप लोग देखे होंगे, वहां बताया भी गया था। क्यों? बहुत बढ़िया आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही एक, सब लोग देखिए एक तरफ से आप लोग दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आप लोग 31 करें कि निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवी प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है? कौन सा भैया बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवी प्रशांत ज्वालामुखी का पट्टी का भाग नहीं है? एलिसियन द्वीप, मिडनाओ द्वीप, ओजोर्स द्वीप और सखालीन द्वीप। जरा बता दीजिए आप लोग कौन सा हो जाएगा। देखिए चाहे जो एलिसियन, मिडनाओ, सखालीन, ये तीनों की बात करें प्रशांत महासागर में तटवर्ती क्षेत्र में है, लेकिन जो ओजोर्स द्वीप है ये भैया आपका उत्तरी, है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। कहां पे है? उत्तरी अटलांटिक, है ना, अटलांटिक, है ना, अटलांटिक महासागर में है। आप लोग जानते होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आप लोग सी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना, सी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आप लोग जो है कि 22 करें अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित
एक ठोस भाग होती तो, यदि एक ही चट्टान से निर्मित होती पृथ्वी, ठोस होती, तो क्या होता बताइए। करें भूकंपी लहरें असमान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। फिर भूकंपी लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। भूकंपी लहरें असमान गति से वक्राकार मार्ग में अवलंबन करती। भूकंपी लहरें समान गति से वक्राकार तो होगा ही नहीं। जब जो है कि भूकंपी, जब जो है कि चट्टानों का घनत्व तो एक जैसा रहेगा, तो जो तरंगे होती हैं वो जब एक सीधी रेखा में चलेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब आपका बी राइट भैया, असमान गति से नहीं होगी। भाई जानते होंगे कि जो पी तरंगे होती ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है, लेकिन उसका जो चाल होता है वो घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। यदि घनत्व ज्यादा होगा चाल तीव्र हो जाएगी, और घनत्व कम होगा चाल घट जाएगी। जैसे ध्वनि का तरंग, ध्वनि का तरंग आप लोग जानते हैं, ध्वनि का यदि वेग की बात करें तो ऐसे ध्वनि जो है कि लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, लेकिन वो भी आपके घनत्व के ऊपर निर्भर करती है। यदि घनत्व ज्यादा रहेगा तो वेग बढ़ सकता है, घनत्व कम रहेगा तो घट जाएगा, है ना। वो भी ठोस, द्रव, गैस तीनों में। ध्वनि जानते हैं ना आप लोग, तो इसी तरह से आपका ये राइट आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल सभी भाई बी लगाए हैं, बहुत बढ़िया, है ना। बताएंगे आप लोग 33 करें कि निम्न में दुर्बलता मंडल स्टेनोस्फीयर कहां स्थित है। जरा बताइएगा दुर्बल मंडल जो है कहां स्थित है ना। बताया गया था आप लोग को, सीधे से एनसीईआरटी की लाइन है, बताइए। करें बाहरी और आंतरिक कोर के बीच, ऊपरी और निचली प्रवार के बीच, निचली प्रवार के ठीक ऊपर, ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर, और जो है कि महासागरीय परपटी के ठीक ऊपर। भैया ये तो आपका गलत हो जाएंगे। अब दो में आप लोग फंस सकते हैं, क्योंकि प्रवार दिया है, तो ध्यान दीजिएगा भैया ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर सीधे सीधे एनसीईआरटी लाइन में ये बातें लिखी गई है। 33 का डी है ना, 33 का डी हो जाएगा। अब मुझे लगता है मैक्सिमम लोग बी कर दिएगा। ऊपरी, अरे भैया प्रवार ऊपरी और निचली प्रवार के बीच, ऊपरी और निचली प्रवार नहीं 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 नहीं, ये कहा जाएगा, ये हो कहा है ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार में क्या हो जाएंगे भैया, है ना। आपका हो जाएगा और जो रेवती असमता होता है, क्या होता है रेवती या कुछ बोला जाता है ना, वो असमता हो जाएगा। ત્યાં तो वो हो जाएगा, है ना। बी तो होगा ही नहीं। सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन आप लोग को मैं पढ़ के सुना दूं, है ना। मुझे लगता है एक बार सुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी भाई एक तरफ से गलती किए हैं। दुर्बल मंडल लिखा है ना, दुर्बल मंडल मतलब ज्वालामुखी। ये जब आप लोग पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, है ना। किधर है भैया? अर्थक्वेक, सरफेस, रिफ्लेक्शन, इधर आपके भूकंप, ज्वालामुखी, भूकंप में थी, था किसमें था क्या बताइए? अभी तो मुझे मिला नहीं, है ना। बट इसको पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है भैया, इसको पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि इसी जगह से लिया ही गया है। साइडोजोन, भूकंपी, इधर स्टेनोस्फीयर कहीं लिखा ही नहीं दिख रहा मुझे। हाँ ठीक है, देखें लिखा हुआ है, देखें पढ़ लेते हैं। मेंटल वाले कहानी पढ़ते हैं 26 नंबर पे। कह रहे भूगर्भ में परपटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। परपटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोहो असंबद्धता से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की मोटाई, 29 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग दुर्बल मंडल कहा जाता है। मेंटल मतलब वही प्रवार होता है। मेंटल मतलब ऊपरी भाग के ठीक ऊपर क्या हो जाएगा आपका भैया? दुर्बल मंडल हो जाएगा। सीधे सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल हो जाता है, दुर्बल मंडल। तो सीधे सीधे एनसीईआरटी के लिखा है। चलिए बढ़िया भैया, है ना, बहुत बढ़िया आप लोग दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आप लोग जो है कि 34 कह रहे भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है। भूगर्भ के अंदर जो पिघला हुआ भाग होता है इसे क्या कहते हैं? लावा, पताली, मैग्मा, मध्यवर्ती। तो सीधे सीधे मैग्मा कह देंगे। सीधे इसमें भी आप लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आप लोग जाएगी 35। कुल क्वेश्चनों की जो संख्या है लगभग आपके 66 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने भैया? 66 क्वेश्चन आज मिलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है ना। 66 क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? ध्यान दीजिए, पृथ्वी की आंतरिक परत में नीफे के निर्माण में किन तत्वों की मात्रा अधिक है? नीफे भी आप लोग को ऊपर बताया गया, नीफे जो होता है निकिल और फेरस होता है। सिलिका एल्युमिनियम का, सिलिका मैग्नीशियम का, बेसाल्ट सिलिका का, निकिल और फेरस मतलब लोहा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। 35 का सी कर रहे हैं क्या? 35 डी हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग कर भी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल नीरज जी, आराम से भैया, आराम से ही करेंगे, है ना जी भैया। चले आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आप लोग जो है कि स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। अभी आप लोग को बताया गया कि सीमा, सियाल, नीफे में से कोई नहीं। स्वेस कहां के थे? तभी आप लोग को बता दिया गया ऑस्ट्रिया के थे। कहां के भैया? ऑस्ट्रिया के थे, याद करिएगा, है ना, ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने जो है कि 3 भागों में डिवाइड किया था, है ना। सबसे ऊपर क्या होता है भैया? सियाल होता है, फिर क्या होता है? सीमा होता है, क्या होता है? सीमा होता है, फिर क्या होता है? नीफे होता है। बार बार आप लोग पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, है ना। तो ऊपरी भाग में क्या हो जाएगा आपका? सियाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सियाल हो जाएगा। सिलिकॉन और एल्युमिनियम, है ना। इसमें सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, निकिल और फेरस। राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके? सियाल हो जाएगा बी। 36 का बी देखिए एक तरफ से सब लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल। चलें आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आप लोग जो है कि 37 कह रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक, है ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर तापमान की वृद्धि होती है? बताइए। 22 है, 23 है, 32 है, 40 है। सीधे सीधे भैया बता दीजिए आप लोग, कितना है? 32, है ना। 32 मीटर नीचे जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान, है ना, तापमान की वृद्धि होती है। तापमान की क्या होती है? वृद्धि होती है, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और देखिए एकदम चाप के आप लोग दे रहे हैं, खोजते तो आप लोग ऐसा ही है, गुरुजी ऐसा ही लेके आया करिए आप, सरल सरल एकदम, जो आप लोग जान रहे हैं, है ना, जो आप लोग जान रहे हैं उसी को। बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल। बताएंगे आप लोग जो है कि 38 कह रहे हैं कि पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है भूपर्वती में, बाह्य क्रोड में, मेंटल में, आंतरिक क्रोड में। जरा बताइए, है ना। आप लोग जानते हो कि जो द्रव्यमान होता है वो सबसे अधिक किसमें मिलता है? 68% किसे मिलता है? आप लोग जानते होंगे मेंटल मिलता है। किसे भैया? मेंटल मिलता है। और जो आयतन होता है, ये सबसे अधिक आयतन किसमें मिलता है? ये भी आपका जो है कि मेंटल में ही मिलता है। किसमें मिलता है? मेंटल मिलता है। कितना जानते होंगे? 83% मिलता है ना, 83। जबकि यही यदि हम परपटी की बात करें, है ना, क्रस्ट की बात कर लें, परपटी, है ना, परपटी की बात कर लें तो इसमें सिर्फ 0.5% होता है। और आपका जो कोर होता है, कोर या क्रोड में यदि बात कर लें, इसमें 16.5% होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से देखेंगे तो आपका 100% हो जाएगा, है ना, 100% हो जाएगा, है ना। ये आपका 0.5% है, ध्यान रखिएगा। तो 100% हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग, तो किसमें हो जाएगा भैया? आपका मेंटल हो जाएगा। क्या जाएगा? मेंटल हो जाएगा, मतलब सी राइट आंसर। क्या जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बिल्कुल आप लोग लिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मेंटल में 68% होता है। अच्छा जी, बिल्कुल। मेंटल में जो 68% होता है वो क्या होता है? आपका जो है कि द्रव्यमान होता है, जबकि आयतन आपका इतना होता है, ध्यान रखिएगा। अब बताएंगे नेशनल, है ना, जानिएगा, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई कितनी है? जरा बताइएगा। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार बताना है। बताएंगे आप लोग 2900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर, 3900 किलोमीटर, 4900 किलोमीटर। तो सीधे सीधे भैया ये आप लोग भी बताएंगे, सब जगह लिखा भी है, एनसीईआरटी में भी लिखा है 2900 किलोमीटर। आप लोग देखे होंगे जो इस तरह से डाय अथवा फिगर बना करके बताया गया था, उसमें सब लिखा हुआ था किसकी गहराई कितना है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, 39 का ए, है ना। बहुत बढ़िया। हाँ मेंटल ही है भैया, है ना। चलिए आगे बताएंगे आप लोग जो है कि 40 कह रहा है कि पृथ्वी का निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है? सबसे गर्म कौन सा है? महाद्वीपीय परपटी है, मेंटल है, आंतरिक कोर है और सागरीय परपटी है।
जानते होंगे जो आपका सागरी कोर होता है उसका तापमान कितना होता है, 5500 सेंटीग्रेड होता है। जो सबसे अधिक होता है क्या होता है, जो सबसे, ध्यान सबसे अधिक होता है, क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ध्यान इससे आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 40 का आप लोग सी कर में है। आंतरिक कोर जो क्रोड होता है ना, क्रोड होता है, वहां का जो तापमान होता है भैया आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आप लोग जो है कि 41 कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली है। सबसे पतली कौन सी, आंतरिक कोर है, परपटी है, ऊपरी कोर है या मेंटल है, जब बताइए आप लोग। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी बताया भी गया है कि जो भूपर्पटी होता है ना, जो परपटी होता है इसकी जो आपका होता है लगभग कितना होता है भैया, तो लगभग 0 से 100 किलोमीटर तक होता है, यही ना होता है, लगभग 0 से 100 किलोमीटर तक होता है। क्या होता है, 0 से 100 किलोमीटर तक होता है, सबसे पतली यही होता है क्या। और आपका ऊपरी कोर, मेंटल, ये सब नहीं, ये सब तो ज्यादा होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्या जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग दे रहे हैं। आगे बताएंगे आप लोग जो है कि 42 कह रहे हैं कि भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है, बताइए। भारत का जो धरातल पत्रक है वो कौन तैयार करता है, क्या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आज सर्वे ऑफ इंडिया यदि हम लोग हेडक्वार्टर की बात कर लें, मुख्यालय की बात कर लें, तो कहां पर है भैया, देहरादून है। कहां पर है, देहरादून, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर भी आपका ये हो जाएगा, सर्वे ऑफ इंडिया करता है। क्या करता है, सर्वे ऑफ इंडिया करता है, बी। बिल्कुल आप लोग एक तरफ से दे रहे हैं बी, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं। आगे बताएंगे आप लोग पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचे थे, किस युग में, क्या ट्रायसिक में, ट्रायोसिक है ना, इयोसिन, इल्गोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, ट्रियासिक है जी, क्या है ट्रियासिक, क्या है ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस है ना, क्रिटेशियस होना चाहिए, बहुत गलती लिखा है, क्रिटेशियस और पर्मियन। जब बताए देखा आप लोग मूवी भी देखे होंगे, है ना, जुरासिक, है ना, जुरासिक पार्क आप लोग मूवी देखे होंगे, तो लगा लीजिए जुरासिक पार्क, कहीं पे जाएंगे इधर उधर मूवी देख करके आप लोग बी राइट आंसर कर लीजिएगा, है ना, बी राइट आंसर। बिल्कुल आप लोग बी कर भी रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया। आगे बताएंगे आप लोग जो है कि 44 कर है गुटेन वर्ग, ध्यान दीजिएगा, गुटेन वर्ग असमता किसके बीच पाई जाती है, बताइए। जो गुटेन वर्ग है किसके बीच पाई जाती है, जो कि पपड़ी और प्रवार और क्रोड, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड, ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार। तो जो गुटेन वर्ग है, जैसे आप लोग को बताया गया काम रेगुलर करें, बताया गया है ना, काम रेगुलर करें, तो काम रे गु, जो रे काम म, फिर रेगुलर, तो रेगुलर जो रेगुलर हो जाएगा ऊपरी क्रोड और किसको, आप फिगर बना के आप लोग समझ सकते हैं इस तरह से, है ना, फिगर बना के आप लोग समझ सकते हैं इस तरह से कि कौन किसको अलग कर रहा है ना, किसको कौन अलग कर रहा है। तो यदि देखा जाए यहाँ पे, है ना, देखा जाए तो जैसे मान लेते हैं आपका ये क्या हो गया भैया, ये आपका अपर हो गया, है ना, अपर क्रस्ट हो गया, ये लोअर क्रस्ट हो गया, ये अपर मेंटल हो गया, क्या हो गया, अपर मेंटल हो गया, और ये आपका एक और इसी में लाइन खींच दीजिए, ये हो गया आपका लोअर, है ना, क्या हो गया, ये लोअर मेंटल, ये लोअर मेंटल हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, ये लोअर मेंटल हो गया, ठीक है ना, ये लोअर मेंटल हो गया, ये लोअर मेंटल हो गया। और ये आपका जो बनना है, ये जो बनना है, ये आपका अपर कोर हो गया, क्रोड, और ये हो गया लोअर क्रोड हो गया, ठीक है ना। अब इस तरह से बांट सकते हैं आप इस तरह से, तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया आपका मोह हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे मोह हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप लोग जानते हैं ठीक ना, काम रेगुलर, है ना, रेगुलर, तो काम मोह काम हो जाएगा, और एक हो जाएगा रेवती हो जाएगा, या आई हो जाएगा गुटेन, ये पूछा है आपका गुटेन पर, आई हो जाएगा लेहमान, क्या हो जाएगा लेहमान। कहीं गलत हो गया क्या, कहीं गलत हो गया, हाँ गलत हो गया आपका, ये आपका यहां से बन जाएगा, ये हो जाएगा जो कि कोलोराडो हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका मोहो हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका एओती हो जाएगा, ये हो जाएगा गुटेन वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा लेहमान। तो जो गुटेन वर्ग है लोअर मेंटल और अपर कोर हो जाएगा, लोअर मेंटल और अपर कोर हो जाएगा। लोअर मेंटल है ना, लोअर लोअर मेंटल कहीं लिखा है ऊपरी प्रवाह और निचली प्रवाह है ना, ऊपरी प्रवाह और निचली ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड, प्रवाह और क्रोड है ना। तो प्रवाह और क्रोड मिल रहा है तो बिल्कुल पपड़ित होगा नहीं, प्रवाह और क्रोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए आपका डिवाइड कर रहा है कि आपका हो जाएगा लोअर और अपर। हाँ ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा है ना। आपका ये जगह लोअर मेंटल हो जाएगा और ये अपर कोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका अलग कर रहा है। क्या बता रहे हैं आप लोग है ना, बी कर रहे हैं, बिल्कुल सब लोग बी कर दिए हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग बी किए हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, अब बताएंगे आप लोग जो है कि 45 कह रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर परीक्षण करें है ना। जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताना है आप लोग को, बताइए। कह रहा है स्टेनोस्फीयर आंशिक पिघली अवस्था में है, सीधे सीधे आपका एनसीईआरटी लाइन लिखी गई है, जरा बताइएगा सोच समझ के। लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, लिथोस्फीयर की मोटाई। फिर कह रहा है कि महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी है, महाद्वीपीय क्रस्ट। फिर कह रहा है कि पृथ्वी का कोर जो कोर है मुख्यतः मैग्नीशियम से बना है। अभी आप लोग पढ़े हैं कि जो क्रोड है भैया वो निकिल और लोहा से बना है, निकिल और लोहा से बना है, तो यहाँ मैग्नीशियम कहां से आ गया, ये तो नहीं होगा। और आपके जो मिले ए और बी और सी, बिल्कुल ए बी और सी क्या है सही। महाद्वीपीय क्या होता है ग्रेनाइट से, आप लोगों को शुरू में बताया गया ग्रेनाइट से बना है, जबकि महासागर जो आपका बना है, महासागरीय प्लेट जो बना है वो बेसाल्ट चट्टान से बना है। किससे? बेसाल्ट चट्टान से बना है, आप लोग पढ़े हैं। तो बिल्कुल आपका ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी मतलब 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्या दे रहे हैं आप लोग ए बी सी, बिल्कुल बहुत बढ़िया दे रहे हैं है ना। हाँ बहुत बढ़िया आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही, आप लोग एक तरफ से आंसर सही कर रहे हैं, बिल्कुल भैया है ना जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बताएंगे आप लोग 46 करें पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निर्मित होती है, मुख्य रूप से निर्मित होती है, जरा बताइएगा है ना। जो पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे, जो मेंटल के नीचे है जो कोर है मुख्य रूप से किससे निर्मित है? मुख्य रूप से भैया आप लोग एल्युमिनियम, क्रोमियम, सिलिकॉन और लोहा। तो आप बता सकते हैं, अभी बताया गया किससे भैया लोहा से है। किससे है? लोहा, निकिल, तो लोहा ऑप्शन है तो लोहा लगा लीजिए। फिर कह रहे हैं कि मेंटल होना चाहिए, बेटल नहीं होता, मेंटल है ना। मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी पलंबन करती है, पलंबन में उसके बोलते हैं तैर रही है ना, तैर रही, पलंबन नहीं उसे पलंबन गलत लिखा है ना, पलंबन नहीं होती है, क्या प्लवित होती है, क्या होती है प्लवित, जो प्लव करती है मतलब तैरती है को कहा जाता है, क्या कहते हैं जरा बताइए है ना। बैरिस्फीयर कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, मेसोस्फीयर कहेंगे, स्टेनोस्फीयर, किसे क्या कहेंगे भैया या बताइए आप लोग। ये बैरिस्फीयर तो नीचे कोर वाला एरिया कहलाता है, ये हो जाएगा आपका स्टेनोस्फीयर, क्या जाएगा स्टेनोस्फीयर हो जाएगा। मतलब राइट आंसर क्या मिल गया आपको है ना, राइट आंसर क्या मिल गया, तो राइट आंसर मिल गया आपका डी। क्या बता रहे हैं आप लोग? डी, बिल्कुल एक तरफ से डी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आप लोग है ना। बताएंगे 48 करें कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक पूछा गया है, जानते होंगे आप लोग H2O गैस निकलती। कौन सा भैया? H2O मतलब जलवाष्प है ना। लगभग कितना निकलती है? तो लगभग 90%, लगभग कितना निकलती है 90% निकलती है। कितना भैया? लगभग 90% यही गैस निकलती है, ये राइट आंसर हो जाएगा है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आप लोग जो है कि 49 कह रहे हैं कि ज्वालामुखी उद्गार है ना, वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं। कहां पे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता बताइएगा? बाल्टिक सागर में, कैरिबियन सागर में, काला सागर में, कैस्पियन सागर में। आप लोग देखेंगे जो कैरिबियन सागर है ना, कैरिबियन सागर आप लोग देख रहे हैं, जो मैक्सिको देख रहे हैं, पनामा देख रहे हैं, उसके जो है कि पूरब में कैरिबियन सागर है ना।
काला सागर, कैस्पियन सागर देख रहे हैं कि मध्य महाद्वीपीय वाले क्षेत्र में बढ़ जाते हैं, तो यहाँ भी तो आते ही हैं ये वाले एरिया में। जो बाल्टिक सागर होते हैं भैया, यहाँ पे प्लेटों की संधि नहीं है ना, प्लेटों की संधि नहीं है बाल्टिक सागर में, इसलिए यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, जबकि इन क्षेत्रों में तो ज्वालामुखी उद्गार होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप लोग दे भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बताएंगे आप लोग 50, कह रहे हैं कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान, वॉल्केनिक चट्टान, रूपांतरित चट्टान, पदार्थ। जब अंदर हो जाएगा भैया तो इसी अंदर वाले चट्टान क्या बोलते हैं? पताली। क्या बोलते हैं भैया? पताली सैल के नाम से जानते हैं। पताली सैल को इंग्लिश में बोलते हैं प्लूटोनिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक बोलते हैं। ऐसे जो निर्मित चट्टान होते हैं उसी को बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सील, डाइक, है ना, सीट के नाम से जानते हैं, है ना। बिल्कुल आपका ए हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग लगा भी रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बताएंगे आप लोग 51, कह रहे हैं कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्गम होता है? सॉरी, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? जरा बताइए। भूकंप के समय BSL का, RSL का, FSL का, ABL का, PSL का। तो यह PSL, इसी तरंगे जो तीन निकलती है ना, PSL, यही तरंगे, मतलब आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। PSL है ना, ई राइट आंसर। क्या बता रहे हैं आप लोग? 51 का ABA का यार, ABL थोड़ी ना होता है, P ना होता है जी, D। हाँ सब लोग, PSL ना होता है। P कहीं तो लिखा है, यहाँ P लिखा है नहीं, R लिखा है, F लिखा है, A लिखा है, ये कहाँ से हो जाएगा आप लोग? ये कहाँ पढ़ रहे हैं? ABCD, E ना हो जाएगा, E हो जाएगा, E। अब देखिए आप लोग आए, है ना, और सब लोग जो है कि लगा दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना, कोई बात नहीं ज्ञान जी, होता रहता है ये सब चीजें, तो ठीक है। आगे बताएंगे 52 का सिस्मोमीटर मापता है। जो सिस्मोमीटर है किसको मापता है? हृदय की गति को, भूकंप को, पेड़ों की ऊंचाई को, में से कोई नहीं। जरा बताइए, हृदय की गति किससे मापते हैं? जरा बताइए। कार्डो करके कोई नाम है ना, क्या बोलते हैं इसको? कार्डो कुछ बोला जाता है, कार्डोमेंट या कुछ ऐसी, मुझे भी पूरा नाम नहीं याद आ रहा है ना। आइए तो आपका हो जाएगा भूकंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो भूकंप हो जाएगा। जरा बताइए, हृदय गति कार्डो से या कुछ ऐसे करके नाम है ना, बताइए। हाँ बिहार वाला ऑप्शन, बिल्कुल गणेश जी, है ना, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग दे रहे हैं, है ना, बिल्कुल। आगे बताएंगे आप लोग जाएगी 53, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो संसार में सबसे ऊंचा है? जब बताइए कौन सा ऐसा है? वहां पे बर्फ, उस महाद्वीप पे लगभग 98% उसका भूभाग सदैव बर्फ से डिपॉजिट होता है। क्या होता है? बर्फ से ढका होता है। ध्यान, बर्फ से ढका होता है। कौन सा? ढका, है ना, ढका होता है। और वहां पे सबसे न्यूनतम तापमान भी पाया जाता है ना, सबसे न्यूनतम तापमान भी पाया जाता है। इसी जगह पे आपका सबसे अधिक देखा जाए ओजोन परत का जो है कि क्षीण भी हुआ है ना, सबसे अधिक डिप्लेशन भी हुआ है आपका दक्षिणी ध्रुव। इसी जगह पे भारत ने जो है कि 3 आपका रिसर्च सेंटर भी लगाया है। आप लोग जानते होंगे, एक दक्षिणी गंगोत्री, भारती और मैत्री, है ना। दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री है और भारती, आप लोग जानते होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप बताएंगे 54, कराएंगे किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? किन चट्टानों में? आग्नेय में, अवसादी में, कांतरित में, पताली में। बताइए किस में? और अवसादी का आप लोग जानते होंगे, इसी को परतदार भी बोला जाता है। कौन सा भैया? परतदार शैल के नाम से जानते हैं, या इसी को सेडिमेंट्री रॉक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। जबकि आग्नेय, कांतरित और पताली में कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया, बिल्कुल। ये कुछ लोग दे रहे हैं भैया, ये नहीं होगा, ध्यान दीजिए भैया, बी हो जाएगा। आग्नेय, जिसका निर्माण आग से हुआ हो,
आग्नेय की यदि बात करें, जिसका निर्माण आग से हुआ होगा, क्या उसमें जीवाश्म मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो उसमें जीवाश्म भैया नहीं मिलता है। और इसका भी आपका निर्माण, इसका भी, ये तो रूप ही बदल देता है, अपना रूप ही बदल देता है, केंद्रित हो जाता है ना। तो भैया ये अब नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। आपका मिले किसमें? बी राइट आंसर, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आप लोग 55 का। कह रहा है कि पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है। पृथ्वी के बाहरी चट्टानों क्या कहते हैं? चर्म, परपटी, घेरा या बाह्य परिधि स्तर। क्या बोलेंगे भैया? पृथ्वी के जो गिर्द है ना, गिर्द चट्टानों की बाहरी परत क्या कहेंगे? तो बाहरी परत भैया परपटी न कहते हैं, परपटी कहेंगे, या इसी को आप क्रस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रस्ट भी कहा जाता है, या भूपर्पटी भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 55 का बी हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग दे रहे हैं बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया। आगे बताएंगे आप लोग 56। कह रहे हैं कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं भैया? एटना को, एलोगन को, विसुवियत को, स्ट्राम्बोली को। जरा बता दीजिए किससे कहा जाता है? तो कहें गुरुजी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है कि स्ट्राम्बोलिक कहा जाता है। किसको भैया? स्ट्राम्बोलिक। जबकि ये भी आपका इटली में है, एटना भी इटली में है, विसुवियत भी इटली में ही है ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन विसुवियत जो है वो आपका कौन ज्वालामुखी में आता है? बताएंगे आप लोग कौन ज्वालामुखी में आता है? क्या सुषुप्त ज्वालामुखी में आता है? हाँ, सुषुप्त में ही आता है विसुवियत। क्यों सुषुप्त में ही आता है? आगे बताएंगे आप लोग 57 का। कहें कि निम्नलिखित में कौन ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति है? जरा बताइए। क्रेटर और काल्डेरा है, रिंग डाइक है, लैकोलिथ और बैथोल। अभी कई बार आप लोग को बताया गया है ना भैया, ये जो है आपके मिलेंगे आंतरिक है। क्या है? आंतरिक है ना, आंतरिक सेल है। आंतरिक सेल मतलब वही जो है कि कहां से हो गया भैया? सबके सब गायब हो गए। चलिए आ गया है ना, आंतरिक सेल है। क्या है? आंतरिक सेल है। ठीक है, ये आपका क्रेटर काल्डेरा जो है कि बाय हो जाएगा। आप लोग को बताया गया क्रेटर और काल्डेरा क्या होता है? ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर और काल्डेरा के नाम से जानते हैं। यदि छोटा मुख है तो क्रेटर, अब बड़ा है तो काल्डेरा। और इसी में जल भर गया तो क्रेटर झील हो जाएगा और काल्डेरा झील हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं जी भैया, बिल्कुल। आगे बताएंगे आप लोग। 60 खाली है लग रहा है। 61 बताइए। अब 61 बताइए आप लोग। कह रहे हैं कि भूकंप मात्रा से संबंधित रिएक्टर मापक निम्न में के मध्य विस्तृत होती है। भूकंप मात्रा से संबंधित रिएक्टर मापक निम्न के मध्य विस्तृत होती है। किसके मध्य? 0 से 10, 0 से 12, 0 से 9 और 0 से 15। आप लोग बताइए। ये एनसीईआरटी का लाइन लिया गया भैया, सीधे एनसीईआरटी द्वारा सभी लाइन लिया गया है। जब बताइए क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी में सीधे लिखा हुआ है। अब देखें हमारे भाई क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि कई भाई इसमें गलतियां करेंगे, है ना। और देखते हैं जो पढ़े होंगे वो गलती नहीं करेंगे। एनसीईआरटी जो पढ़े होंगे पक्का गलती नहीं करेंगे, मैं बता दूं। और जितने लोग नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल गलती करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है ना। नीरज जी कह रहे हैं कि ये 100%, बिल्कुल नीरज जी ये 100% जाएगा। 0 से 10 हो जाएगा भैया, 0 से 10 हो जाएगा। हम लोग सब लोग पढ़े हैं 0 से 9, लेकिन एनसीईआरटी वाले बुक में सीधे लिखा हुआ है 0 से 10। मैंने वहां पर रुक करके बल्कि एक चीज बताया भी था कि देखिए यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी में 0 से 10, और जब टीजीटी पीजीटी आप देंगे तो यही मान्य भी होगा, क्योंकि वहीं लिखा गया है। तो भैया आप जो है कि उसी को मान करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। वैसे मैं भी पहले जानता था कि 0 से 9 ही है, लेकिन मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ा तो मुझे वहां पर मिला 0 से 10, है ना। तो 0 से 10 हो जाएगा भैया एनसीईआरटी में। हाँ बिल्कुल प्रतीक जी। अच्छा, प्रतीक जी कह रहे हैं कि आयोग जो है कि 0 से 9 को मानता है। चलिए अब वो तो बात अलग हो गया। अच्छा, अभिषेक जी कह रहे हैं कई दिन से नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ, 0 से 12 मरकेली पे सीधे वहां एनसीईआरटी में लिखा है, जो प्रतिभाजी बता रहे हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो भैया ये आपका देखिए एनसीईआरटी हम सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी के बेस पे सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है ना। आयोग यदि माना है 0 से 9 तो आप लोग भी मान सकते हैं, मुझे उसमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में भैया 0 से 10 ही लिखा है, ठीक है ना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं।
आगे बताएंगे आप लोग जो है कि आगे बताएंगे 59 का निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजर सकती हैं। कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो क्रोड से गुजरती है। पी है, पी था, एस है था, एस तथा एल है। तो भैया ये कई तरंगे होती हैं जो कि है पी, जिसे प्राथमिक तरंग के नाम जानते हैं, या इसी को देशांतर भी बोला जाता है, इसी को जो है कि लॉन्गिट्यूड भी बोला जाता है, इसी को संपीड़न तरंग के नाम जानते हैं, इन्हीं को अनुदैर्घ्य तरंग के नाम से जानते हैं, इसी को ध्वनि तरंग के नाम जानते हैं। पी तरंगे आपका राइट हो जाएगा, है ना, पी तरंगे हो जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आप लोग दे रहे हैं आंसर, है ना जी भैया। चलिए ठीक है तन्मय जी, है ना, तन्मय, है ना, बिल्कुल मैं मान सकता हूं आप लोग की बात है, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा मैं उसको बताया कि एनसीईआरटी में 0 से 10 लिखा हुआ है ना। अब आप देख सकते हैं कल परसों वाले वीडियो में पढ़ाया गया है, वहां पर सीधे से मैंने अंडरलाइन करके देखा है वहां पे। भूकंप कौन सा संचरण है जरा बताइए, ये भी सीधे एनसीईआरटी में बताइए कौन सा। तीव्र संचरण है, विवर्तनिक संचरण है, आकस्मिक संचरण है, अत्यधिक तीव्र संचरण है, कौन सा है जाएगा जरा बता दीजिए आप लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, आकस्मिक हो जाएगा। क्या होता है, भूकंप आकस्मिक आता है, ध्यान, क्या हो जाएगा, आकस्मिक आता है, ध्यान रखिएगा, इसमें पता होता चल नहीं पाता है, ध्यान दिएगा। अच्छा आज करें 10 गुना होता है, हाँ बिल्कुल 10 गुना होता है, ठीक है, सी राइट आंसर जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आगे बताएंगे आप लोग 61 कह रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्तिजनक भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किससे संबंधित है। क्या सी एफ रिच्टर के द्वारा, है ना, या एच एफ रीड के द्वारा, गुटेनबर्ग के द्वारा, रॉबर्ट मैग्नेट। जानते होंगे एक आप लोग सिद्धांत भी जानते होंगे, है ना, उसका नाम है प्रत्यस्थ पुनश्चलन सिद्धांत, ऐसे बोलते हैं ना, प्रत्यस्थ पुनश्चलन सिद्धांत, है ना। तो ये सिद्धांत देने वाला कौन था भैया, रीड थे, है ना, कौन थे, रीड थे, मतलब इन्होंने ही कहा था, राइट आंसर क्या जाएगा, रीड, है ना। अब प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया था, रीड महोदय ने दिया था, मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं बी, है ना, बहुत बढ़िया भैया। आगे बताएंगे आप लोग 62 वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के निम्नलिखित में से कौन सा बल शक्ति उत्तरदायी है। ज्वारी बल है, संवहन धाराएं है, तनाव मूलक बल है, या दबाव मूलक बल है। यदि हम वेगनर की बात करें तो वेगनर ने भैया कौन सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय, है ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, क्या दिए थे, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका था, वेगनर का था। कब दिए थे, 1912 में दिए थे, है ना, 1912 में दिए थे। किसके आधार पे, ज्वारी बल के आधार पे। इन्होंने बताया था कि जो महाद्वीप पश्चिम तरफ खिसे हुए हैं और सूर्य और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पश्चिम तरफ खिसके हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अब बेहतरीन तरीके से आप लोग ये लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। बिल्कुल भाई, एक बार जय कि विकास जी लिख रहे हैं, एक बार लाइक शेयर जरूर करिए आप लोग भैया। जितने भी भाई हमारे जुड़े हुए हैं एक बार जरूर आप लोग लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। जो भाई अभी नए हैं वो जो है कि सब्सक्राइब भी कर दीजिए भैया, है ना। समय भी हो गया है, हम लोग के पास कुल क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 66 है, 4 क्वेश्चन आपके और शेष बचे हुए हैं, जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सभी भाई एक बार जरूर शेयर करिए आप लोग, है ना भैया, शेयर जरूर करिए, है ना। चलिए आगे कह रहे हैं कि अब सूची 1 सूची 2 को मिलान कर दीजिए, जरा बता दीजिए आप लोग, है ना, मिलाइए। कह रहे हैं कि चतुष्फलक सिद्धांत है, महाद्वीपीय सिद्धांत है, संवहन धारा सिद्धांत है, पर्वत निर्माणकारी। चतुष्फलक सिद्धांत किसका है भैया, वेगनर का है, किसका है, सॉरी ग्रीन का है, ग्रीन, है ना, ग्रीन को जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका हो जाएगा, वेगनर को हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। संवहन सिद्धांत किसका हो जाएगा, होम्स का हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और पर्वत निर्माणकारी किसने भैया, कोबर का हो जाएगा, क्या, कोबर का, मतलब 2 हो जाएगा। 34 12 मिला लीजिए, मिल रहा है पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका। और कोबर ने दिया था क्या भैया, भूसन्नत, क्या दिए थे, भूसन्नत सिद्धांत। भूसन्नत सिद्धांत किसका है, कोबर महोदय जी का है, आप लोग जानते होंगे। तो राइट आंसर मिल गया ए, है ना। और बेहतरीन तरीके से आप लोग लगा भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बताएंगे आप लोग 64
कह रहे हैं कि महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल वो एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम बता दीजिए। तो उस महासागर का नाम क्या था भैया, है ना, पैंथलासा। पैंथलासा क्या था, महासागर। अब पेंजिया क्या था, स्थलखंड, है ना। पेंजिया क्या था, महाद्वीप था, और पैंथलासा महासागर था। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये शब्द भी किसने दिया था जानिएगा। यदि हम शब्द की बात कर ले, पेंजिया पैंथलासा शब्द किसने दिया था, शब्द की बात कर ले तो आप लोग को बताया भी गया है, आप लोग जानते भी होंगे, वेगनर ने। किसने भैया, वेगनर ने दिया। पेंजिया पैंथलासा शब्द किसने दिया है, वेगनर ने दिया है। सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सी राइट आंसर। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। बताएंगे आप लोग 65 बताएंगे। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत लोथियस ग्रीन द्वारा, वेगनर द्वारा, लॉर्ड कैनविन द्वारा, लेपवर्थ और लव द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेगनर द्वारा दिया गया, जो अभी बताया गया कब, 1912 में। कब भैया, 1912 में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग दे रहे हैं। शब्द वेगनर है, बिल्कुल विकास जी, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। आज का मुझे लगता है कि लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। पेंजिया का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तभी बता ही दिया गया कि पेंजिया का प्रयोग किसने किया। पेंजिया और पैंथलासा का प्रयोग किसने किया भैया, तो कहेंगे गुरुजी अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। क्या, अल्फ्रेड वेगनर ने ही किया था। मतलब राइट आंसर क्या हो गया आपका, 66 का ए हो गया, जो कि अभी बता दिया गया, जिसमें के बाद क्या फोकस करना है ना। तो ये थे आज के आपके लास्ट क्वेश्चन, मतलब 66 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया गया, है ना, जो कि आपके एनसीईआरटी के बेहतरीन क्वेश्चन थे भैया। ठीक है, एनसीईआरटी के बेहतरीन क्वेश्चन थे। तो अब हम लोग जो है कि कल से अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जो 6 से 7 आप लोग का एनसीईआरटी चलता है। देखिए, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में जो अगला चैप्टर आपका चलेगा वो होगा अध्याय 4, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, इसको आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करिए भैया। मैं बता रहा हूं कि एक क्लास ले लेंगे आप लोग तो आपको तैयारी बेहतरीन हो जाएगा, है ना। देखते हैं कि एनसीईआरटी में बहुत गलतियां आप लोग करना चालू कर देते हैं, है ना। शुरुआत में देखिए, जब बड़े बड़े क्वेश्चन जो थे उसमें खूब गलतियां हो रही थी, है ना। तो इसको जब पढ़ेंगे तो जो आज के पैटर्न बन रहे हैं उस पैटर्न को भी फॉलो आप कर सकते हैं, और जो पहले के जो पैटर्न थे उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो जरूर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ा करिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, है ना, कि काफी बेहतरीन तरीके से आपने आंसर किया। तो इसको हम लोग कल से पढ़ेंगे, ठीक है ना, कल से पढ़ेंगे। 6 से 7 आपका चलता भी है एनसीईआरटी, जानते भी हैं, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से। आज सब लोग लिख रहे हैं वेरी सेशन, है ना। चलिए, बहुत वेरी नाइस सेशन जी भैया, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ बिल्कुल, आजाद जी लिख रहे हैं कि सहयोगियों क्लास शेयर और लाइक करते जाएं। बिल्कुल भैया, जरूर आप लोग एक बार शेयर करके ही आप लोग जाइएगा जी भैया। सब लोग को भैया धन्यवाद, है ना। सुनीता जी धन्यवाद, है ना। ओम प्रकाश जी, आनंद जी, आजाद जी, प्रतिभा जी, तन्मय जी, है ना जी भैया। सब लोग को, कल्पना जी, सुरेश जी, रुचि जी, नीरज जी। नीरज जी लिख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त सेशन सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, है ना। आनंद जी, रुचि जी, प्रतिभा जी, विकास जी, रामनिवास जी, सब लोग को भैया बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आनंद जी, सब लोग को भैया जी भैया। तन्मय जी बहुत बढ़िया, है ना, वेरी 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 नाइस सीजन जी, है ना। चलिए भैया, तन्मय जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, है ना। आजाद जी कह रहे हैं बहुत उम्दा विश्लेषण सर जी, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भैया, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो हम लोग आपसे मिलते हैं, चूंकि आपका होम साइंस का क्लास चलने का टाइम हो गया है। फिर हम लोग कल मिलते हैं एनसीईआरटी और 30+ क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और कल जो क्वेश्चन लेंगे हम, जो है कि 30 क्वेश्चन जो लिया जाएगा 7 से 8, वो जो है कि आपका जैसा कि आप लोगों ने एक बार डिमांड भी किए थे, वहां से ले लिया जाएगा। एक आध दो क्वेश्चन, एक आध दो बार पढ़ा दें थोड़ा सा उसको भी। आपका जलवायु विज्ञान, है ना, क्लाइमेटोलॉजी से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भैया, थैंक यू।